कौन से ऐसे काउंटर्स है जैसे आप अभी बता रहे थे गोल्ड सिल्वर और एनर्जी, कौन सी साइड जाए? अगर लिक्विडिटी यहाँ है तो क्या एज अ रिटेलर हम यही फोकस करें? वो लोग जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं, जो ज्यादा रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रखते हैं या ज्यादा रिस्क लेने का मन नहीं है, उनको गोल्ड में ट्रेड करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा मजा लेना चाहते हैं, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको पसंद है, तो फिर सिल्वर में ट्रेड कीजिए। आप ब्रिटानिया का एग्जांपल ले लीजिए, रिलायंस का ले लीजिए, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का ले लीजिए, HUL ले लीजिए, जितनी कंपनीज आप उठा लीजिए, ये या तो कमोडिटी की प्रोड्यूसर है या ये कमोडिटी की कंज्यूमर है। इसका मतलब इक्विटी मार्केट का भी सबसे बड़ा जो ड्राइवर है वो कमोडिटी मार्केट होती है। पूरी दुनिया मिला के पूरे साल भर में अप्रॉक्सीमेटली 3000 टन सोना प्रोड्यूस करती है। इसमें से इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 700 से 1000 टन दुनिया भर में जो प्रोड्यूस होता है उसका 1/3 के आसपास इंडिया अकेला कंज्यूम कर लेता है। हेलो, वेलकम टू दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शो विथ यू वंस अगेन। कमोडिटीज़ की बात एक्सपर्ट्स के साथ इज़ वन थिंग विच वी बीन डूइंग एंड हिमांशु जी, आपने जितना कंटेंट्स आपके नॉलेज के मैं देखता हूँ, वी आर रियली एक्साइटेड टू नो द वे you teach everyone on the markets, on a lot of strategies and everything. So today when we talk commodities, what is commodities? It is really a question in everyone's mind. Should they trade? उन्होंने ट्रेड करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? कहाँ से शुरू हुई है कमोडिटीज़? सो थोड़ा शुरू से शुरुआत करेंगे कमोडिटीज़ के लिए। श्योर, थैंक यू सो मच स्वप्निल जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे एज अ गेस्ट। सो सबसे पहले तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है, पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं कमोडिटी होती क्या चीज़ है। और बिफोर आई इवन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस डिस्कशन अबाउट दिस एंटायर कमोडिटी, लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपने जो टॉपिक टच किया है वो मेरे बहुत ही दिल के करीब टॉपिक है। उसका रीज़न ये है कि मेरे करियर की जो पहली जॉब थी वो एज अ कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट थी। तो जो आपकी पहली जॉब होती है या जब आप स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में आपने एंटर किया, जिस चीज़ को आपने सबसे पहले स्टडी करना शुरू किया, वो चीज़ ऐसी होती है जो ज़िंदगी भर आपको याद रखती है। तो आज मैं इक्विटी पे थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड ज़रूर हूँ, लेकिन क्योंकि करियर की स्टार्टिंग कमोडिटी मार्केट से हुई थी तो ये टॉपिक शुरू से बहुत ही फेवरेट रहा है। सो आई वुड से थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एज अ गेस्ट टुडे। और मैं कमोडिटी मार्केट के बारे में आपके साथ बैठ के बात कर पा रहा हूँ। आपका खुद का एक्सपीरियंस पूरी फाइनेंशियल मार्केट का बहुत बड़ा है। कमोडिटी मार्केट का आपने एक बात पूछी, तो मेरी नज़र में पहली चीज़ तो हमें ये समझनी चाहिए कमोडिटी होती क्या चीज़ है। आपका जो पेट्रोल है वो एक फिनिश प्रोडक्ट है। आपकी जो एक टी शर्ट है, जो एक शर्ट है, वो एक फिनिश गुड है। लेकिन ये टी शर्ट या शर्ट किससे बनी? कॉटन से बनी। ये पेट्रोल किससे बना? क्रूड ऑयल से बना। तो ये सारी जो अंडरलाइन चीज़ें होती हैं जिनसे फिनिश गुड्स बनते हैं, ये होती है कमोडिटीज़। ये चीज़ें या तो ज़मीन के नीचे से निकलती हैं या ज़मीन के ऊपर से उगती हैं। और ये क्योंकि आज से कुछ 500-700 हज़ार साल पहले इक्विटी तो नहीं थी, 400-500 साल पहले फिर भी हम मान लेते हैं कि करेंसीज थी या कुछ तरीके से गोल्ड ट्रेड होता था, लेकिन कमोडिटीज़ फॉर एग्जांपल कॉपर, या मैं सबसे पहले बोलूं चाइना या जापान में बोला जाता है राइस की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता है या आज की बुक्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन सबसे पहली जो प्रोडक्ट ट्रेड हुआ था फाइनेंशियल मार्केट में वो कमोडिटी थी, ये हम पक्का कह सकते हैं। और सबसे पहले जो एक्सचेंज था जिसने कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग स्टार्ट करी वो था CBOT, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड। सो यहां पर कमोडिटी मार्केट की शुरुआत हुई थी कुछ 400-500 हज़ार साल पहले के आसपास मान लेते हैं। उसके बाद आई वुड से कि दिस इज द मदर ऑफ ऑल द एसेट क्लासेस। इसके ऊपर भी प्रोडक्ट्स हैं, ग्रैंड मदर भी है, फॉर एग्जांपल करेंसी है। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि आज के डेट में अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, एंड आई वैल्यू ऑल द फाइनेंशियल एसेट्स क्योंकि मैं पर्सनली सब में पार्टिसिपेंट रहा हूं, तो इक्विटी की अगर हम बात करें, निफ्टी में टोटल 50 कंपनियां हैं। एनी गेसेस 50 में से कितनी कंपनीज ऐसी होंगी जो डायरेक्टली कमोडिटी मार्केट पे डिपेंडेंट होंगी? रादर ये मैं आपसे तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं रादर हमारे जो व्यूअर्स हैं मैं उनको चाहूंगा कि एक बार कमेंट्स में लिख के बताइए कि 50 में से कितनी कंपनियां आपको लगता है कि कमोडिटी मार्केट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होंगी। इनडायरेक्टली और भी ज्यादा हो सकती हैं। देयर आर मोर देन 32 कंपनीज आउट ऑफ 50 एट ऑलमोस्ट एनी पॉइंट इन टाइम। मतलब 30 तो आप पकड़ के चलिए कि 60% कंपनीज जो हैं वो डायरेक्टली कमोडिटी मार्केट पे डिपेंडेंट है। आप ब्रिटानिया का एग्जांपल ले लीजिए, रिलायंस का ले लीजिए, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का ले लीजिए, HUL ले लीजिए, जितनी कंपनीज आप उठा लीजिए, ये या तो कमोडिटी की प्रोड्यूसर है या ये कमोडिटी की कंज्यूमर है। इसका मतलब इक्विटी मार्केट का भी सबसे बड़ा जो ड्राइवर है वो कमोडिटी मार्केट होती है। तो कमोडिटी मार्केट पे इक्विटी मार्केट डिपेंडेंट होती है। ब्रॉडली 60% इक्विटीज जो हैं वो कमोडिटी से अपनी वैल्यू डायरेक्टली डिराइव कर रही हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप ICICI बैंक की बात कर लीजिए, इनके क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कमोडिटी के प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है। तो कमोडिटी इतना पुराना प्रोडक्ट है और इतना हम सबकी पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर इतना पूरा लीन हो चुका है वो कि हर जगह कमोडिटी मार्केट से कोई ना कोई चीज वैल्यू अपनी डिराइव कर रही है। तो कमोडिटी मार्केट की ये इंपॉर्टेंस है।
इसीलिए दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर्स भी होते हैं वो कमोडिटी के बहुत बड़े ट्रेडर्स होते हैं, क्योंकि कमोडिटी मार्केट अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, कमोडिटी मार्केट अगर आप समझ पा रहे हैं, तो आप इक्विटी मार्केट को एक साइकिल पहले जाके लीड करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वे। मैं ये नहीं कह रहा कि इक्विटी मार्केट छोटी मार्केट है या थोड़ी सी लोअर लेवल पे आता है कमोडिटी मार्केट के, नहीं, इक्विटी मार्केट का वॉल्यूम बहुत बड़ा है दुनिया में भी और इंडिया में भी कमोडिटी कंपैरिजन में, लेकिन कमोडिटी मार्केट एक ड्राइवर है प्रोडक्ट्स की। तो ये आई वुड से इंपॉर्टेंस है कमोडिटी मार्केट की। जितने लोग इक्विटी मार्केट को ट्रेड करते हैं, अगर वो कमोडिटी को ट्रेड करें, अगर वो कमोडिटी को समझें, अगर इसके फंडामेंटल को समझें, तो ये आपकी इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स को इंक्रीज कर सकता है, ये आपकी इक्विटी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सकता है। तो एज अ ट्रेडर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहां पर काम करिए वो एक अलग बात है, लेकिन आप एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ ट्रेडर इन द मार्केट, कमोडिटीज आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डेफिनेटली इंपैक्ट कर रही है। ये मैं बहुत ही दावे के साथ बोल सकता हूं। ये मैंने आज से अप्रॉक्सीमेटली 15-17 साल पहले सीखा था अपनी पहली जॉब पे, तो मुझे समझ में आया था कि कमोडिटी मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है। तो ये आई वुड से कि अगर किसी को इंपॉर्टेंस समझनी है तो ये स्टेटमेंट काफ़ी होगी समझने के लिए कि हम आसपास कमोडिटी से घिरे पड़े हैं, इससे इंपॉर्टेंट मार्केट्स नहीं हो सकती। जी जी। तो थैंक यू हिमांशु जी। ये जो शुरू से शुरुआत थी, बिल्कुल ये तो समझ आ गया है कि किस तरह से कमोडिटी की इम्पोर्टेंस हमारे सभी के लाइफ में, और जैसे आपने बताया कि ये लीन हो चुकी है हमारे साथ, मतलब सारे जगह पे इन्वॉल्व है। और आई थिंक 65% 62% जो रेशियो आपने बताया, मतलब आईटी कंपनीज को छोड़ के या सर्विस सेक्टर को छोड़ के सारे ही, मतलब आईटी और सर्विस को छोड़ दे, विच इज़ नॉट अ मटेरियल आइटम, देन एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कमोडिटीज। आई डू एग्री। जब हम इंडियन मार्केट्स में आते हैं, बिकॉज जो ये इंटेंशन है हमारी, ये जो पॉडकास्ट करने की, ये जो मास्टर क्लास बनाने की जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन बड़ी प्योर और क्लियर है कि जो ट्रेडर्स है आज के डेट में, उन्हें ये समझ पड़े कि उन्हें क्या और किस तरह के डिसीजन लेने, और आप जैसे एक्सपर्ट्स जब सामने हो तो डेफिनेटली उनको काफ़ी आसानी होगी। और मैं जानता हूँ कि कई सारी चीज़ें होगी जो यूज़र्स को शायद पता भी होगी, लेकिन जब आपके साथ एक सीरीज़ में वो चीज़ें उन्हें सीखने मिलेगी तो आई एम श्योर ये एक लंबे समय के लिए उन्हें इम्पैक्ट करेगा, हेल्प करेगा। इंडिया में जब स्टार्ट करते कमोडिटीज़ की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी फर्स्ट ट्रेड कॉटन में हुई थी। राइट। बिल्कुल। और मैं जितने भी आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, जितनी भी चीज़ें देखता हूँ, क्योंकि हम भी कलीग्स रह चुके हैं, साथ में काम कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें आपसे, काफ़ी इंसाइट्स मैंने हमेशा लिए मार्केट को लेकर, एंड यू बीन वेरी गुड एट दैट, आई मस्ट अप्रिशिएट ऑलवेज। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इंडिया में NCDX आया, MCX आया, और जो लीडिंग एक्सचेंज है, जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आज वो भी कमोडिटीज़ लेकर आया है। तो कुछ तो बात है कमोडिटीज़ में, जो ये एक्सचेंजेस आ रहे हैं, ज़रूर। अब आगे की अगर मैं और बात सोचता हूँ तो काफ़ी सारा क्योस कमोडिटी मार्केट के अराउंड हो जाता है। काफ़ी बार लोग कहते हैं कि लिक्विडिटीज़ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता है। मुझे तो दूर दूर तक काफ़ी लिक्विडिटी दिखाई देती है। और मैं ये भी मानता हूँ कि किसी भी तरह से कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए इक्विटी और कमोडिटीज़ की। तो आपका क्या टेक है इन पर? जब NCDX आया, एग्री में करने लगा, तो एग्री प्राइजेस की वजह से काफ़ी चीज़ें उस मार्केट की चेंज हो गई, और आज MCX एक कमोडिटीज़ साइड पे लीडिंग एक्सचेंज बनकर चल रहा है, और NSE का आना और अपनी शुरुआत कॉटन से ट्रेड होने की होना, ये 4 मुद्दे आपके सामने हैं। और ये मुद्दे मेरे नहीं हैं, ये मुद्दे उन लोगों के हैं जो आपको सुन रहे हैं एज एन एक्सपर्ट आज। तो आपकी क्या राय होगी इन बातों पे, और क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है जानना, ये इतिहास, ये पास्ट, टू टेक इट अहेड फ्रॉम हियर? यस, थैंक यू सो मच फॉर दिस आई मीन अ डीपर क्वेश्चन जो आप यहाँ पर लेकर आए हो। सो पहली बात तो आपको मेरे से इंसाइट्स मिले या मुझे आपसे इंसाइट्स मिले, इट वाज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल थिंग, जो हमने साथ में थोड़ा बहुत काम किया वहाँ पर। ऑल्दो एक्टिवली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहे, बट स्टिल काफ़ी सारे इंसाइट्स हमने शेयर किए। सो कमोडिटी मार्केट के अंदर आई स्टिल रिमेंबर, देखिए प्राइमरीली पहले मैं अपने यूजर्स के लिए बता दूं कि 2 टाइप के एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर। एक ऐसा एक्सचेंज है जो प्राइमरीली एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे फोकस करता है। तो कमोडिटीज़ प्राइमरीली 2 कैटेगरीज की होती है। जो लोग कमोडिटी मार्केट में नए हैं, क्योंकि आपने एक वर्ड यूज़ किया मास्टर क्लास, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कमोडिटी मार्केट में कभी पहला ट्रेड भी नहीं लिया होगा। उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि गोल्ड में 4-4, 5-5 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में ट्रेड होते हैं। जैसे निफ्टी अगर हो गया, कंपेरिजन की बात नहीं है, बट देन अगर निफ्टी हो गया तो निफ्टी में एक प्रोडक्ट है, बैंक निफ्टी में एक प्रोडक्ट है, स्टॉक्स में एक प्रोडक्ट है, और दुनिया में हर जगह में एक एक प्रोडक्ट होता है। कमोडिटी मार्केट की सबसे खूबसूरत बात ये लगती है मुझे कि कमोडिटी मार्केट में हर टाइप के पार्टिसिपेंट के लिए अपना प्रोडक्ट एक है। छोटा प्रोडक्ट है, बड़ा प्रोडक्ट है, आप उसमें उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को बता दूं कि
दो टाइप की कमोडिटीज होती हैं, एक वो जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं और एक वो जो ज़मीन के नीचे उगती हैं या ज़मीन के नीचे मिलती हैं, माइन होती है या एक्सट्रैक्ट होती हैं। तो जो जो कमोडिटीज़ ज़मीन के ऊपर उगती हैं उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कमोडिटीज़, और जो ज़मीन के नीचे एक्सट्रैक्ट या माइन करी जाती है उसे हम कहते हैं हार्ड कमोडिटीज़। फॉर एग्जांपल मेटल्स और एनर्जी, कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी हार्ड कमोडिटीज़ होती हैं। एंड देन सॉफ्ट कमोडिटीज़ के अंदर मेज़, बार्ले, वीट, स्पाइसेस, चना, जीरा, ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, सॉफ्ट कमोडिटीज़ होती हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में जहाँ तक मेरी समझ है NCDEX इज़ द नंबर 1 एक्सचेंज इन इंडिया। एंड देन मेटल्स और एनर्जी में आपका MCX और NSE, ये दोनों बड़े एक्सचेंजेस हैं, जिसमें से बड़ा पुराना प्लेयर जो हमारा MCX है उसकी छाप बहुत बड़ी है हार्ड कमोडिटीज़ के अंदर। और NSE भी आपने सही बताया कि NSE भी अब पिछले कुछ सालों से अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, ऑप्शंस भी हैं, फ्यूचर्स भी हैं। तो ये तो प्राइमरीली हमारी कंट्री में कमोडिटी मार्केट का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें कि आज की डेट में, मैं आपके लिक्विडिटी वाले पॉइंट पे आऊँगा। एक्चुअली देखिए, इंडिया में मैं थोड़ा सा अलग रूट लेकर आता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल स्वप्निल जी, आप और मैं इस लेवल से अपने करियर को स्टार्ट किया हमने। कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो ट्राइबल एरिया से होंगे, जो बहुत नीचे से आए होंगे, उनको ज़्यादा स्ट्रगल लगेगी हमारे लेवल तक पहुँचने या हमसे आगे निकलने के लिए। 2015 तक कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर कोई और था। 2015 में कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर चेंज हुआ क्योंकि कुछ रीजंस रहे थे दैट वर बियॉन्ड द हैंड्स ऑफ द रेगुलेटर। तो वहाँ पर उससे पहले जो हमारा रेगुलेटर था FMC, वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स अलाउड नहीं थे फॉरवर्ड्स में ट्रेड होने के लिए। तो दो चीज़ें थी, दो एक्ट थे, एक था FCRA, एक था SCRA। SCRA में सिक्योरिटीज आती हैं, FCRA में फॉरवर्ड्स आते हैं। फॉरवर्ड्स को कुछ चीज़ें अलाउड नहीं थी, सिक्योरिटीज़ को कुछ चीज़ें अलाउड थी। जैसे ऑप्शंस की ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ को अलाउड थी, जो सेबी के अंडर आता है। म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेशन सिक्योरिटीज़ को अलाउड थी। FII की पार्टिसिपेशन सिक्योरिटीज़ को अलाउड थी, जो फॉरवर्ड्स को नहीं थी। तो कमोडिटी मार्केट में लिमिटेड पार्टिसिपेशन थी। तो ये आई वुड से आज 2025 हो गया है, तो ये जो माइंडसेट है लिक्विडिटी वाला, वो 2015 से पहले वाला माइंडसेट है, जब वहाँ पर ऑप्शंस नहीं थे, जब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, वहाँ पर इंडेक्स नहीं थे। तो ये माइंडसेट वो वाला है, जबकि कमोडिटी मार्केट मूव ऑन कर चुकी है। कमोडिटी मार्केट की जर्नी थोड़ी नीचे से स्टार्ट हुई थी क्योंकि उनको ये सारे प्रोडक्ट्स लाना अलाउड नहीं था वहाँ पर। फिर उसके बाद 2015 में सितंबर 2015 से जब सेबी रेगुलेटर बना उनका, तो वहाँ पर उसको ये सारी चीज़ें इन प्रिंसिपल अलाउड हो गई। और उसके बाद आज की डेट में अगर हम कमोडिटी मार्केट को देखते हैं तो आई वुड कंप्लीटली अग्री विद योर पॉइंट कि यहाँ पर लिक्विडिटी की एटलीस्ट फॉर अ रिटेल पार्टिसिपेंट लाइक यू एंड मी, और इवन दो देयर इज सम इंस्टीट्यूशन, अगर कोई कॉर्पोरेट है और उसको अपनी कोई डील ब्लॉक करनी है, वहाँ पर उसको अपनी कोई हेजिंग करनी है, तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में उसको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और रिटेलर को तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक रिटेल पार्टिसिपेंट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का एक जो सबसे बड़ा लॉट है, मल्टीपल टाइप के लॉट है जिसको मैं थोड़ी देर में भी समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो सबसे बड़ा लॉट है वो 1 करोड़ का लॉट है। मान लेते हैं कि गोल्ड की वैल्यू आज 1 लाख रुपए चल रही है, तो 1 किलो गोल्ड का लॉट साइज है 1 करोड़ का लॉट साइज, जिसके लिए आपको 10-11 लाख रुपए के आसपास का या 9 लाख रुपए के आसपास का, 8 से 10 लाख के आसपास का मार्जिन चाहिए होगा। रिटेल पार्टिसिपेंट ऐसे कितने लॉट में ट्रेड करना चाहता है, वो एक में भी नहीं कर पा रहा है। तो जब वो 1 या 2 या 4 लॉट में या 5 लॉट में ट्रेड कर रहा है, ये लिक्विडिटी नहीं है, मैं अग्री नहीं करता, इसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। अगर एक छोटा रिटेल पार्टिसिपेंट है जो कुछ लाख रुपए लेकर मार्केट के अंदर आ रहा है, वो गोल्ड मिनी में ट्रेड करेगा, बहुत अच्छी खासी लिक्विडिटी है। सिल्वर मिनी में करेगा, सिल्वर में करेगा, बहुत अच्छी लिक्विडिटी है। नेचुरल गैस में करेगा, क्रूड ऑयल में करेगा, अथाह लिक्विडिटी है। मतलब जिसमें NSE ने अभी आज से 2-3 साल पहले प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसमें भी लिक्विडिटी है, उसके ऑप्शंस में लिक्विडिटी है। अगर आप MCX पे जाके क्रूड ऑयल में ट्रेड करेंगे, वहां पर आपको लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आज की डेट में आई वुड से माइंडसेट है वो वाला, या स्टेटमेंट रह गई है वो वाली कि पहले लिक्विडिटी नहीं होती थी, तो लोगों को लगता है कि आज भी लिक्विडिटी नहीं है। आई वुड डिसएग्री, बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, चाहे वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, ज्यादातर एग्रीकल्चर कमोडिटीज के अंदर, और मेटल्स और एनर्जी में भी तो आपको कभी प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली लिक्विडिटी की एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट। मतलब ये बात अगर कोई FII आके बोले तो शायद समझ में आ सकता है, ये बात अगर कोई एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट आके बोले कि उसने कई मिलियन टन्स ऑफ ट्रेड करना है, वो समझ में आ सकता है, और वो प्रॉब्लम तो किसी भी स्टॉक में भी हो सकती है। लेकिन एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट आई वुड से कि भरपूर लिक्विडिटी है, कोई भी आके ट्रेड कर सकता है। रादर मैंने तो अपनी पहली स्टेटमेंट में बोला कि कमोडिटी मार्केट एक लीडिंग इंडिकेटर हो सकता है इक्विटी मार्केट का, एंड फॉर दैट मैटर हमारे आसपास इन्फ्लेशन कैसी जा रही है, तो हर किसी को कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करना भी चाहिए, तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे ख्याल से। जी, मैं एग्री करता हूँ आपने जैसे बोला। तो जैसे आप कह रहे हैं कि लिक्विडिटी मार्केट में काफ़ी बढ़िया है, तो शुरू करते हैं लिक्विडिटी की तरफ से। तो कौन से ऐसे काउंटर्स है
जैसे ज़्यादा करके हम, जैसे आप अभी बता रहे थे, गोल्ड सिल्वर और एनर्जीज, मतलब बुलियंस और एनर्जीज की बातें कर रहे थे आप, तो एक तो ये है कि कौन सी साइड जाए, अगर लिक्विडिटी यहाँ है तो क्या एज ए रिटेलर हम यही फोकस करें, एक सवाल मेरा ये रहेगा आपसे। और अगर एज ए रिटेलर हम मार्केट में आ रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हम समझना चाहते हैं एक रिटेलर के लिए, इतनी वैरायटी कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे आपने जिस तरह से बताया कि गोल्ड और सिल्वर में या क्रूड और नेचुरल गैस में अवेलेबल है, तो ये इक्विटीज़ में क्यों नहीं अवेलेबल होते? मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जब ये कमोडिटीज़ में अवेलेबल है तो इसमें किस तरह के लॉट में एंटर करना चाहिए, और अगर एंटर करना है तो उसके लिए क्या एक रिटेल ट्रेडर को ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, ग्लैड दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। तो अगेन बिल्कुल बेसिक आइडिया से स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो आपने पूछा कौन कौन से काउंटर्स में लिक्विडिटी अच्छी है या कौन कौन से काउंटर्स में ट्रेड करना चाहिए। मतलब ये काउंटर वर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है, जो कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं वो काउंटर वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आप स्टॉक यूज़ करते हैं इक्विटी मार्केट के अंदर, तो उस तरीके से हम कमोडिटी मार्केट में काउंटर यूज़ करते हैं। फॉर जी, एग्जाम्पल वो थोड़ा मेरे तरफ से आ जाएगा, मैं माफ़ी हाँ, चाहता हूँ। तो गोल्ड सिल्वर कॉपर ये सारे हम इनको काउंटर्स करके बुलाते हैं। नहीं, क्योंकि सारे लोग कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करेंगे तो ये कॉमन टर्मिनोलॉजी सब तक पहुंचे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है रादर। सो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना है, किसी भी यूज़र को, किसी भी ट्रेडर को सबसे पहले ये समझना है कि वो कौन सा प्रोडक्ट समझता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस जॉब की बात कर रही थी जहाँ पर हमने साथ में काम किया है, वहाँ पर उस कंपनी के बिहाफ पे आई एम थैंकफुल कि मेरे को इंडिया में अलग अलग जगह ट्रैवल करने का मौका मिला। आपको भी कभी कभी में मिला, और कई कई गाँव में भी हमने विजिट किया। तो जी, बिल्कुल। वहाँ पर देर आर सर्टेन फार्मर्स, और कभी ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई टीयर 2 सिटी से हमारे मास्टर क्लास को देख रहा है, टीयर 3 सिटी से देख रहा है, तो आपको पता है फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग समवेयर क्लोज टू मे बी राजस्थान और किसी जगह पे, वहाँ पर कुछ कमोडिटीज़ ग्रो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके वहाँ पर ग्वारगम ग्रो करता है, फॉर एग्जाम्पल आपके वहाँ पर जीरा ग्रो करता है। तो सबसे अच्छा फंडामेंटल आप किस चीज़ का समझ पाएंगे, पहले तो ये सोच लीजिए। जैसे इक्विटी मार्केट में भी हम ये सोचते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ तो मुझे फार्मा समझ में आता है। अगर मैं आईटी सेक्टर का एम्प्लॉई हूँ तो मुझे आईटी समझ में आता है, तो आईटी में इन्वेस्ट करके उसके थ्रू पैसा जनरेट करना मेरे लिए आसान रहेगा। ठीक उस तरीके से अगर मैं किसी ऐसी जगह पे रहता हूँ वहाँ पर कोई कमोडिटी ग्रो करती है, तो मेरे लिए उस कमोडिटी के फंडामेंटल समझने आसान रहेंगे। किसी को यहाँ से स्टार्ट कर लेना चाहिए, ये समझना आसान हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कमोडिटी इंडिया में और दुनिया में सबको समझ में आती है, स्पेशली इंडिया में सबको समझ में आती है, वो है गोल्ड और सिल्वर। जी, पता नहीं हमारे व्यूअर्स को ये बात पता है नहीं पता है, लेकिन पूरी दुनिया मिला के पूरे साल भर में अप्रॉक्सीमेटली 3000 टन सोना प्रोड्यूस करती है। इसमें से इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 700 से 1000 टन दुनिया भर में जो प्रोड्यूस होता है उसका 1/3 के आसपास इंडिया अकेला कंज्यूम कर लेता है। तो हमसे अच्छा गोल्ड कोई नहीं समझता। हमारे सेंट्रल बैंक के पास सिर्फ 800 टन के आसपास सोना है, लेकिन हम इंडियंस के पास तकरीबन 30,000 टन सोना है। मतलब गोल्ड को कई दशकों से, कई सेंचुरी से इंडियंस एक्यूमुलेट करते आ रहे हैं। तो गोल्ड इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू स्टार्ट विद। देन वी हैव सिल्वर, गोल्ड का छोटा भाई सिल्वर है। इन दोनों का कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक उस तरीके से क्रूड ऑयल, हमें पता है कि क्रूड ऑयल हम पे इंपैक्ट करता है। मिडल ईस्ट अगर आप ट्रैक कर सकते हैं, मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है, अगर आप वो आप ट्रैक कर सकते हैं तो क्रूड ऑयल एक अच्छा पैरामीटर है। खैर वो चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में हो जाएंगी, लेकिन अभी के लिए अगर मैं आपको लॉट साइज बताऊं तो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कमोडिटी मार्केट की है वो है उसके वेरिएबल लॉट साइज। पहले मैं आपको एक उस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर करता हूं। आपने पूछा कि ये छोटे लॉट्स निफ्टी में क्यों नहीं है। मुझे याद आता है कि पहले आज से 15-16 साल पहले निफ्टी में भी हुआ करते थे। देयर वाज अ प्रोडक्ट कॉल्ड मिनी निफ्टी। तो जब निफ्टी का लॉट साइज आई डो नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर 50 के आसपास का था, तो मिनी निफ्टी 20 का हुआ करता था। तो वहां पर भी थे, बट रेगुलेटर के माइंड में कुछ और है शायद अभी कि वो लॉट साइज बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन कमोडिटी मार्केट के अंदर गोल्ड में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लॉट साइज। तो ये मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा, और मैं वाह। चाहूंगा कि आप लिख भी सकते हैं इस चीज को, क्योंकि आपको कौन से प्रोडक्ट में ट्रेड करना है वो आप यहां से देख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आता है गोल्ड, जो नॉर्मल गोल्ड होता है, विच इज 1 किलोग्राम। सो गोल्ड की वैल्यू हम एज्यूम करके चलते हैं 1 लाख रुपए चल रही है। ये 1 किलो का लॉट साइज है और गोल्ड की वैल्यू है 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम्स। तो पूरा लॉट हो गया आपका 1 करोड़ रुपए का। इसके लिए आपको मार्जिन चाहिए ट्रेड करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 8-9-10 लाख रुपए के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन द वॉलिडिटी इन द प्रोडक्ट, जो टाइम टाइम पे चेंज हो सकती है, बट अप्रॉक्सीमेटली 8-9-10% के आसपास के मार्जिन चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ आती है बस अपनी, एक थॉट मेरे माइंड में आता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कमोडिटी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर मैं भूल जाऊं तो मैं डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के अंदर में डेफिनेटली मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा कि कमोडिटी मार्केट
ज़्यादा वॉलेटाइल होती है या कम वॉलेटाइल होती है? मैं डेफिनेटली ये थोड़ा सा मिथ क्लियर करना चाहूँगा सबका। बट अभी हम लॉट साइज़ की बात कर रहे थे, तो गोल्ड के 5 प्रोडक्ट हो गए। एक हो गया गोल्ड 1 किलो वाला, एक हो गया गोल्ड मिनी जो 100 ग्राम वाला है, फिर आपका गोल्ड गिनी जो 8 ग्राम का है, एक गोल्ड 10 जो 10 ग्राम्स का है, और एक गोल्ड पेटल जो 1 ग्राम का है। अब सोचो, 1 ग्राम का गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 10,000, जहां पर फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली रिलायंस के फ्यूचर्स का लॉट साइज इज अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 लाख रुपए। मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए सबको बता रहा हूं कि आप कंपेयर कर पाएंगे। उसके अंदर रिलायंस का लॉट साइज इज 7-8-9 लाख रुपए, गोल्ड पेटल का लॉट साइज इज 10,000 रुपीज, पूरा का पूरा फ्यूचर का लॉट 10,000 रुपए का है। तो इसका मार्जिन लगता है, मान लेते हैं 10%, 1,000 रुपए में आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है गोल्ड का, या आपको लगता है कि धनतेरस आ रही है, आपको लगता है कि ऐसे टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो आप गोल्ड पेटल में 1,000 रुपए का एक्सपोजर लेकर आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो। और ये 1,000 रुपए कभी, आई डो नॉट कंसिडर दिस एज अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, बट ये 1,000 रुपए कभी आपके जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस में मुझे याद ही नहीं कि लास्ट टाइम गोल्ड के प्राइसेस 10% कब गिरे थे। इक्विटी फिर भी याद है कि लास्ट टाइम 10% कब गिरी थी, लेकिन गोल्ड इतना वॉलेटाइल नहीं होता कि एक दिन में 10% गिर जाए। तो ये रिलेटिवली सेफर प्रोडक्ट हो गया, आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम हो गई। और मैं सोचता हूँ, आप ये सोचिए सीखने के लिए कितना अच्छा प्रोडक्ट है। एक बिगिनर जो है, जिसको कमोडिटी मार्केट की नॉलेज नहीं है, वो गोल्ड पेटल से अगर स्टार्ट करता है, 1 पेटल ले, 2 पेटल ले, 4 पेटल ले, 10 पेटल ले, 50 पेटल ले, जितनी कैपेसिटी है उतने मल्टीपल ट्रांचेस में लेता रहे, आपको सीखने को मिल जाएगा। गोल्ड की मार्केट का पूरा ट्रैक हो जाएगा आपके पास, और आप लाइव सीख रहे हैं, आप हैंड्स ऑन सीख रहे हैं, पेपर पे ट्रेडिंग करके नहीं सीख रहे। आप हैंड्स ऑन यहाँ पे सीख पाएंगे। सिर्फ 1,000 रुपये, वो भी खर्च नहीं करने आपने, सिर्फ मार्जिन पे करना है आपने। इसमें 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये के आसपास प्रॉफिट लॉस आप बियर करेंगे। फिर देन सिल्वर की अगर हम बात करें, तो सिल्वर के 3 वेरिएंट्स हैं, सिल्वर, सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो। सिल्वर इज 30 किलोग्राम, सिल्वर मिनी इज 5 किलोग्राम एंड सिल्वर माइक्रो इज 1 किलोग्राम। तो सिल्वर माइक्रो को अगर हम देखें, तो मान लेते हैं कि अगेन 1 लाख रुपए पर किलोग्राम का रेट है, तो 1 लाख रुपए का पूरा लॉट साइज हो गया, अगेन 10-12-15 हज़ार रुपए के आसपास का मार्जिन हो गया आपका। देन क्रूड ऑयल के 2 वेरिएंट्स है, क्रूड मिनी। नेचुरल गैस के 2 वेरिएंट्स हैं, एनजी और एनजी मिनी। ये सारी चीज़ों के मैं नंबर्स बताने के लिए यहाँ पर टाइम नहीं लगाऊंगा। उसका रीज़न ये है कि हमारे धन के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो वहाँ पर जब आप गोल्ड खोलेंगे या क्रूड ऑयल खोलेंगे या मिनी खोलेंगे, वहाँ पर सबका लॉट साइज लिखा हुआ आ रहा होगा, आपको दिख जाएगा कि 1 रुपये के मूवमेंट पे कितना प्रॉफिट लॉस होगा। ठीक उस तरीके से कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम। तो टोटल 9 कमोडिटीज़ हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम और क्रूड और एनजी। और इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला हो गया प्रेशियस मेटल, दूसरा हो गया बेस मेटल और तीसरा हो गया एनर्जी। प्रीशियस मेटल्स की चाल मोस्टली एक जैसी होती है, बेस मेटल्स की ब्रॉडली एक जैसी होती है, और एनर्जी की भी ब्रॉडली एक जैसी होती है। मतलब आपको 3 चीजें ट्रैक करनी है और आप पूरी कमोडिटी मार्केट ट्रैक कर लेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कमोडिटी मार्केट। और फिर एक्सपोजर लेने के लिए आप छोटा सा एक्सपोजर यहां पर ले सकते हैं जी। तो दिस इज हाउ दिस एंटायर कमोडिटी मार्केट्स वर्क। सो एक्सपायरी सबकी अलग अलग होती है, बट अगेन हमने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी अभी स्टार्ट किया है कि हम हर मंथ की फर्स्ट को अब ये एक आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू सम वे, कि आपको पता लग जाएगा हर महीने कौन कौन से मेजर डेटा रिलीजेस आने वाले हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कमोडिटी मार्केट की मूवमेंट कैसी होने वाली है। जी बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने बताया, मैं थोड़ा बुलियंस के तरफ ही फोकस रखता हूँ थोड़ी देर के लिए। हमें ज़्यादा करके ये सुनने मिलता है कि 4 ही कमोडिटीज़ में ट्रेड करें, गोल्ड, सिल्वर जो कि बुलियन, प्रीशियस मेटल जो भी आप कहे, और दूसरा क्रूड और एनजी विच इज़ एनर्जीज। तो काफ़ी नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है, काफ़ी सारे लोग बातें कर रहे हैं, वेदर भी आने वाला है, काफ़ी सारी बातें हो रही है। तो ये तो पक्का है कि कमोडिटीज़ सबको समझ आने लगा है, सबके ध्यान है कि कमोडिटीज़ करना है, और अल्टीमेटली देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर 3:30। तो इक्विटी ट्रेडर्स भी काफ़ी प्रेफर करते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे आप गोल्ड पर जब बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो बिल्कुल आपने सही बोला कि ये कमोडिटी जो इंडिया जानता है, 1/3 कंजम्पशन इंडिया करता है। और आपने उसके साथ एक और बात बोली थी कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा जानते हो उस पर ट्रेड करें। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि गोल्ड में ट्रेड करना है, तो आपने उसका जवाब कई हद तक तो कुछ हद तक तो हमें दे भी दिया है कि किस तरह से ट्रेड करना है अपनी रिस्क एपेटाइट को देखकर। लेकिन जब एक ट्रेडर गोल्ड में आ रहा है, और मैं अगर मानता हूं कि वो निफ्टी में ट्रेड कर रहा है ना, ये मेरी बड़ी कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद वो निफ्टी में ट्रेड कर रहा होगा, शायद ना भी कर रहा हो। तो मेरे सवाल 2 हिसाब से मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, और आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर दीजिए कि पहले तो इनमें से कौन सा लॉट चुने,
नंबर वन, क्योंकि अगर कोई निफ्टी में ट्रेड कर रहा है तो बिल्कुल डेफिनेटली वो उतनी मार्जिन्स रख रहा है राइट। कि वो 100 ग्राम भी ले पाएगा गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स को 8-8.5% दे करके। तो क्या वो कौन से साइज के गोल्ड को खरीदे निफ्टी अगर कर रहा है तो, नंबर वन। नंबर टू, मैं देख रहा हूँ कि बाजारों में वॉल्यूम्स जो है M6 के कमोडिटी ऑप्शंस के रिकॉर्ड हाइज ब्रेक हो रहे हैं। एवरी टाइम आई एम सीइंग न्यू हाइज, काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये इतना पार्टिसिपेशन सडनली क्यों आ रहा है? एक तो वो है हमारे दिमाग में, और दूसरा है कि किस टाइप के गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करें। छोटा सा सवाल इसके साथ और ऐड कर दूंगा आपके लिए। गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स में प्राइजेज अलग अलग दिखाई देती है। गोल्ड पेटल में कुछ अलग प्राइस दिखाई देती है, गोल्ड गुनिया में अलग दिखाई देती है, और बाकी जगह जो है सेम। तो उसका क्या रीज़न होता है, किस तरह से प्राइसिंग दिखती है? हालांकि सिल्वर में प्राइजेस सेम दिखाई पड़ रही है, बाकी सारी कमोडिटीज़ में सेम दिखाई पड़ रही है। तो उस पर अगर आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए बोलना चाहे तो। थैंक यू। श्योर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारी जो कमोडिटीज़ हैं, तो पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि किस ट्रेडर को कौन से प्रोडक्ट में ट्रेड करना चाहिए। जी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो दो चीज़ों का होता है। एक होता है रिस्क मैनेजमेंट और एक होता है इमोशंस मैनेजमेंट का। आप अपना ये देखिए कि आपके पास मार्जिन कितना है। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि आपको प्रोडक्ट समझ में कौन सा आता है। अगर आपको गोल्ड समझ में आता है, आपने ये डिसाइड कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको गोल्ड में ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हैं, अच्छा एक चीज़ मैं और बताऊँ, तो मैं अपने पुराने वाले एक पेंडिंग वाले पॉइंट पे आ जाता हूँ कि प्रोडक्ट की वॉलिटिलिटी होती कैसे है। हमारा एक्सचेंज जो मार्जिन कैलकुलेट करता है ना, वो करता है कुछ 2-3 चीज़ों को ध्यान में रख के, जिसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वॉलिटिलिटी का। तो जिस प्रोडक्ट में वॉलिटिलिटी ज़्यादा होती है उस प्रोडक्ट का मार्जिन ज़्यादा होता है। मैं इसको उल्टा देखने को बोलता हूँ। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, और मुझे इसका फॉर्मूला भी मालूम है ब्रॉडली कि वो किस तरीके से होता है, थ्योरी के अंदर पड़ा हुआ है, तो मैं ये मान सकता हूँ यहाँ पर कि अगर किसी प्रोडक्ट में मार्जिन ज़्यादा चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब वो ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर आप इसको इस चीज़ को चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। वो स्टॉक्स जो आपको सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल लगते हैं, आप उसका परसेंटेज मार्जिन निकाल के चेक कीजिएगा। उसका परसेंटेज मार्जिन 18, 20, 25, 30% के आसपास का आ रहा होगा। जी। वहीं रिलेटिवली कुछ सेफ स्टॉक्स जो आपके हैं, जो साइडवेज मूवमेंट शो करते हैं, उसका मार्जिन कम होता है। निफ्टी का मार्जिन सबसे कम होता है क्योंकि निफ्टी डाइवर्सिफाइड है। अप्रॉक्सीमेटली 11-12% के आसपास का मार्जिन निफ्टी का होता है। निफ्टी सबसे कम वॉलेटाइल है इक्विटी मार्केट्स के अंदर। आप किसी भी इक्विटी फ्यूचर का मार्जिन परसेंटेज निकाल के देखेंगे, सबसे कम निफ्टी का आएगा। तकरीबन 250 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, सबसे कम निफ्टी का आएगा। और वो कितना बताया, 11 से 12% के आसपास। और अभी आपने थोड़ी देर पहले कोट किया था कि गोल्ड में मार्जिन लग रहा है तकरीबन 8.5% का, तो मतलब गोल्ड रिलेटिवली सेफर हो गया। तो गोल्ड, तो वो लोग जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं, जो ज़्यादा रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रखते हैं या ज़्यादा रिस्क लेने का मन नहीं है, उनको गोल्ड में ट्रेड करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा लेना चाहते हैं, मज़ा मतलब थोड़ी सी वॉलिटिलिटी आपको पसंद है, तो फिर सिल्वर में ट्रेड कीजिए। सिल्वर का परसेंटेज मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर आपको और ज़्यादा वॉलिटिलिटी पसंद है तो बेस मेटल्स में आइए। हाँ, एज यू राइटली मेंशन कि बेस मेटल थोड़ा सा एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा पैक है जिसके ऊपर लोगों का फोकस कम जाता है, बट आई पर्सनली प्रेफर दैट काइंड ऑफ पैक क्योंकि एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आपका आता है क्रूड और नेचुरल गैस। सो दे आर लाइक, जिनको धमाके पसंद है, जिनको वॉलिटिलिटी अच्छी खासी पसंद है, और ट्रेडर के लिए वॉलिटिलिटी इज एवरीथिंग। तो अगर आपको वॉलिटिलिटी पसंद है तो फिर आप आइए क्रूड ऑयल के अंदर, और अगर आपको पूरी दिवाली पसंद है तो फिर आप आइए नेचुरल गैस के अंदर। तो अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो गोल्ड से स्टार्ट कीजिए, थोड़े से एग्रेसिव हैं तो सिल्वर पे आ जाइए, थोड़े और एग्रेसिव है तो क्रूड ऑयल पे, और ज़्यादा है तो नेचुरल गैस पे। अच्छा, आपको मज़े भी लेने हैं लेकिन रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेना, तो क्रूड के मिनी को कर लीजिए या नेचुरल गैस के मिनी कॉन्ट्रैक्ट को कर लीजिए। और या फिर अगर आप सेफ हैं लेकिन बड़े प्रॉफिट लॉस में डील करना चाहते हैं तो गोल्ड के बड़े वाले लॉट्स में कर लीजिए। तो जितना मार्जिन आपके पास अवेलेबल है, आपको सिर्फ इस चीज़ को याद रखना है कि आपने उसका 80% डिप्लॉय करना है। तो आपके पास अगर, पहली बात तो आपको यह सोचना है कि आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं या एग्रेसिव ट्रेडर हैं। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो गोल्ड सिल्वर, कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम। अगर आप एग्रेसिव हैं तो क्रूड और नेचुरल गैस। तो हर किसी के लिए यहां पर कुछ ना कुछ है। देन अगर मान लेते हैं कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आप कंजर्वेटिव हैं, तो 5 लाख का 80% इज अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपए। 1 लाख रुपीज हमेशा रखा रहना चाहिए। और ये बात मैं सिर्फ कमोडिटी के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं इक्विटी के लिए भी बोलता हूं कि आपको 80% से ऊपर कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना है। आपको कुछ पैसा रिस्क मैनेजमेंट के लिए रखना है अपना, सो दैट प्रॉफिट लॉस होते ही हमारी धड़कनें ना बढ़ जाए। तो 5 लाख आपके पास है, 4 लाख आपने डिप्लॉय करना है। अब अगर आप सेफ वाले ट्रेडर हैं, कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, तो आप
एक एक 1.5 लाख वाला जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मान लो गोल्ड मिनी में है, ऐसे 2 से 3 लॉट ले सकते हैं। या सिल्वर, अगर आपको थोड़ी ज़्यादा वॉलिडिटी पसंद है तो सिल्वर का मार्जिन इज अप्रॉक्सीमेटली 15,000 पे, तो ऐसे 15 से 20 लॉट में आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा वॉलिडिटी पसंद है तो क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो 5 लाख अगर आपके पास है तो ऐसे प्रोडक्ट में ट्रेड कीजिए जिसकी मार्जिन 4 लाख रुपये से कम हो। कंजर्वेटिव है तो गोल्ड सिल्वर पे जाइए, एग्रेसिव है तो क्रूड और एनजी पे जाइए, मॉडरेट है तो कॉपर निकल लेड जिंक एल्यूमिनियम पे जाइए, और अगर आपको एग्रीकल्चर कमोडिटीज पसंद आती है तो फिर एग्रीकल्चर पे जाइए। ब्रॉडली आप या तो मेटल्स एनर्जी पे फोकस करेंगे या एग्रीकल्चर पे करेंगे, क्योंकि दोनों के ड्राइविंग फंडामेंटल्स अलग अलग होते हैं, तो इनमें से कोई एक प्रोडक्ट आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि सबके प्राइसेस अलग अलग क्यों होते हैं, प्राइमरीली 2 कारण हो सकते हैं। जैसे कि एक कारण, जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है, जैसे आपने गोल्ड गिनिया की बात करी, वो 8 ग्राम का लॉट साइज है, जबकि गोल्ड का जो प्राइस कोटेड है बाकी सारे लॉट्स के अंदर वो 10 ग्राम का कोटेड है। तो अगर गोल्ड की वैल्यू मान लो 1 लाख रुपए चल रही है पर 10 ग्राम्स, तो 8 ग्राम की वैल्यू 80,000 रुपीज हो जाएगी। तो गोल्ड गिनी के प्राइसेस आपको 80,000 रुपीज पर 8 ग्राम्स दिख रहे हैं वहां पर, इसलिए आपको प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। और कभी कभी एक्सपायरी डेट्स भी अलग अलग होती हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है वहां पर। जी तो कोटेशन में ये डिफरेंस हो सकता है, बट कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है वहाँ पर। जी, शुक्रिया। तो और काफ़ी हेल्पफुल था ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए। जैसे अभी आपने बताया कि गोल्ड में काफ़ी वैरायटी है, लिक्विडिटीज़ है, तो ये बात तो पक्की हो गई है अब एक रिटेल ट्रेडर के लिए कि बढ़ना तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और एनजी की तरफ है। अब उसमें हमें सेगमेंट बनाना है, तो क्या इज इट सेफ टू थिंक गोल्ड एज अ लार्ज कैप एंड others as a mid cap maybe, or energy as a small cap? Is it safe to understand like that when we are from equity background? तो क्या हम ऐसे सोच सकते, इज इट सेफ टू थिंक लाइक दैट? दैट्स एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ सेइंग इट। मतलब ये सारी बातें जो हैं थोड़ी सी मैं रिवील कर देता हूँ कि वी आर कमिंग अप विद अ न्यू चैनल ऑन धन विच इज़ कमोडिटीज बाय धन। तो वहाँ पर हम ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं कि गोल्ड को किस एंगल से देखना चाहिए, फैक्टर्स कौन कौन से हैं उसको ड्राइव करने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस उसका किस तरीके से किया जा सकता है, ऑप्शन स्ट्रेटजीज कैसे बनाई जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने नए वाले चैनल पे भी डिस्कस करेंगे। और बाय द वे आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप एक बार जाके उसको क्लिक करके उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा, और वहाँ पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा कमोडिटीज़ बाय धन पे। हम बहुत सारा कंटेंट कमोडिटी मार्केट पे लेकर आने वाले हैं, रादर आना स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, इट इज़, आई वुड से इट इज़ दी एप्ट, आई मीन द मोस्ट एप्ट वे ऑफ सेइंग दिस, कि आप जिस तरीके से लार्ज कैप कंपनीज को देखते हैं बहुत ही सेफ्टी होती है। रादर आई वुड से कि जितनी सेफ्टी किसी को भी इक्विटी को होल्ड करने में मिलेगी, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि उससे ज़्यादा सेफ्टी हम गोल्ड में ऑलरेडी फील कर रहे हैं। जितने लोग इस समय ये पॉडकास्ट या जितने लोग इस समय मास्टर क्लास को अटेंड कर रहे हैं, मैं लिख कर देने को तैयार हूँ, सबके पास गोल्ड है। जी बिल्कुल। सिर्फ कम है या ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज अगर हम एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग निकालें तो ये भी बता देता हूं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं ऑन एन एवरेज उनके पास 24 ग्राम से ऊपर गोल्ड है पर इंडिविजुअल, एज पर द कैलकुलेशन। अब ये तो मैं वो बता रहा हूँ जिसमें कुछ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन भी आते हैं, उनके पास नहीं होगा। तो मतलब ऑन एन एवरेज हर इंडिविजुअल के पास 24 ग्राम से ऊपर का गोल्ड पड़ा हुआ है इस समय, तो 2.5 तोले से ऊपर का गोल्ड सबके पास पड़ा हुआ है। तो जितना कन्विक्शन हमें वो गोल्ड होल्ड करके आ रहा है, तो वो लार्ज कैप से भी बहुत बड़ा है, वो ETF से भी बहुत बड़ा है। तो ये तो कहने वाली कोई पॉइंट ही नहीं है कि हम गोल्ड को लेकर बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हैं। बट हाँ, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूरे एनर्जी पैक को स्मॉल कैप में नहीं रखूंगा। मैं क्रूड ऑयल को लेकर कन्विंस नहीं हूं कि वो स्मॉल कैप में है, मैं उसको लार्ज और मिड के बीच में, या मिड बोलूंगा मैं उसको, क्योंकि वॉल्यूम वाइज वो दुनिया का लार्ज कैप प्रोडक्ट है। मतलब ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो ड्राइविंग फैक्टर है। अगर मैं बोलूँ कि वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं तो मैं गलत नहीं होऊंगा। एटलीस्ट साल में 12 में से कम 4 से 5 महीने अकेला क्रूड ऑयल प्राइसेस को ड्राइव कर रहा होता है, मतलब दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ों को। और इट हैज़ बिकम मोर इंपॉर्टेंट इन द लास्ट 3 years आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर हैज स्टार्टेड। रादर कोविड के टाइम पर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कमोडिटी, और अभी रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद पिछले 3-3.5 साल से ये कमोडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। 2008 की अगर हम बात करें तो द हाइएस्ट प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल जो $140 के आसपास गए थे, दैट बिकेम द कॉज ऑफ द क्राइसिस एट दैट पॉइंट इन टाइम, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ क्राइसिस। ठीक अभी रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पे फिर ये अगेन $150 के आसपास तक पहुंच गया था। तो क्रूड ऑयल एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है, उसकी मूवमेंट मिड कैप जैसी जरूर है, लेकिन उसके फंडामेंटल लार्ज कैप वाले हैं। तो वो एक, आई वुड से नॉट टू रिकमेंड एनीथिंग और समथिंग,
बट ये हमारे कमोडिटी मार्केट का अडानी एंटरप्राइजेज है कि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है लेकिन वो वॉलेटाइल भी बहुत है फिर उसके साथ साथ। जी, शुक्रिया। तो जैसे अभी आपने बात करी, एक छोटा सा सवाल और जो सारे व्यूअर्स हैं उनके लिए। मैं ये मानता हूँ, ये मैं अजम्पशन करके चल रहा हूँ कि काफ़ी लोग निफ्टी जानते हैं। वैसे तो सबसे पुराना कमोडिटीज़ है और हमने तो बार्टर सिस्टम भी देखी है, बट नॉट टू डाइवर्ट कमिंग बैक। मैं ये पूछना चाहूँगा, इज़ इट सेफ टू इवेल्युएट गोल्ड वर्सेस निफ्टी रिटर्न्स, टू थिंक दैट अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो गोल्ड कहाँ जाएगा, या मैं ये सोचने के लिए सेफ हूँ कि गोल्ड ऊपर जा रहा है तो निफ्टी कहाँ जाएगा? क्या कोई दम है इस बात में? बहुत बड़ा दम है, ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है जो कई सालों से, और इसका ब्रॉडर आंसर तो आई थिंक सभी लोगों को पता ही है। देखो, इस दुनिया में दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। जी, अगेन ये सारे टॉपिक डिटेल में हम कमोडिटी बाय धन पे कवर करेंगे, लेकिन इस दुनिया में दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होता है रिस्क प्रोडक्ट, एक होता है सेफ प्रोडक्ट। अब इसमें से पहला थॉट सबके माइंड में ये जाएगा जैसे प्रॉपर्टी सेफ होती है, ये वो थॉट प्रोसेस नहीं है, ये फाइनेंस का एक अलग थॉट प्रोसेस है। सेफ प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट जिसका इकोनॉमी से कोई खास लेना देना नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ स्वप्निल जी, आज आपकी एक जॉब है, अगर आपकी आज से कुछ सालों के बाद एक नई जॉब लगती है या इसी जॉब में आपका पैकेज अभी से 5 गुना हो जाता है, अभी आप रात को डिनर में 1 रोटी खाते हैं, तो क्या आप उस समय 5 खाना शुरू कर देंगे? जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कम कर दें बल्कि, लेकिन 1 के आसपास, 1 से ज़्यादा 1.5 खा लेंगे, वो तो बॉडी की नीड्स पे डिपेंड करता है। तो आपकी जो वीट की कंजम्पशन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो कंजम्पशन है, वो इकोनॉमी के साथ लिंक नहीं है ना। हाँ, इकोनॉमी खराब रहेगी तो हो सकता है 19-20 कुछ डिफरेंस आ जाए किसी कारणों की वजह से, लेकिन ब्रॉडली जैसे ट्रैक्टर की डिमांड है या जैसे गाड़ियों की डिमांड है, वो डायरेक्टली लिंक्ड है इकोनॉमी के साथ, वैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही नहीं है ना। तो वो प्रोडक्ट्स विच हैव अ लो कोरिलेशन विद द इकोनॉमिक साइकिल या नो कोरिलेशन विद द इकोनॉमिक साइकिल, दीज आर कॉल्ड सेफ प्रोडक्ट्स। ओके, सम ऑफ देम हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन विद द इकोनॉमिक साइकिल एंड सम ऑफ देम हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे क्रूड का पॉजिटिव कोरिलेशन है इकोनॉमी के साथ, इकोनॉमी बढ़ेगी तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे, इकोनॉमी नीचे जाएगी तो क्रूड के प्राइसेस नीचे जाएंगे। उसी तरीके से गोल्ड का जो कोरिलेशन है वो ब्रॉडली नेगेटिव है, क्योंकि अगर आपका रिस्क लेने का मन है तो आप इक्विटी मार्केट में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अगर आपका रिस्क लेने का मन नहीं है, सेफ्टी चेज करने का मन है, तो आप गोल्ड एक्यूमुलेट करेंगे। आप नोटिस कीजिएगा, कभी भी वॉर स्टार्ट होने वाला होता है तो कंट्रीज गोल्ड एक्यूमुलेट कर लेती हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट होने वाला होता है, कंट्रीज गोल्ड एक्यूमुलेट कर लेती हैं, बिकॉज गोल्ड एक्ट्स एज अ हेज अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस। जी 2008 में हम सबको मालूम ही है कि हम लोगों के ऊपर, इंडिया के ऊपर इंपैक्ट कम पड़ा था फाइनेंशियल क्राइसिस का, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसेट बेस था। वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट बेस वाज गोल्ड, कि वी वर प्रीटी मच सेफ देयर। तो गोल्ड का ब्रॉडली नेगेटिव कोरिलेशन है, इसीलिए अगर इक्विटी ब्रॉडली परफॉर्म करती है तो गोल्ड ब्रॉडली परफॉर्म नहीं करता। ये डे टू डे भी पैरामीटर में यहां पर नहीं बता रहा, और मैं बहुत लॉन्ग टर्म में भी नहीं बता रहा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोनों चीजें बढ़ती हैं। तो एक इंटरमीडिएट टर्म में आपका गोल्ड और इक्विटी में से किसी एक तरफ पे पैसा जाता है। और हम इसमें, मेरा ये भी मतलब नहीं है, और जिन्होंने भी फाइनेंस की बुक्स लिखी है उनका भी ये मतलब नहीं है कि इक्विटी ऊपर जाएगी तो गोल्ड नीचे जाएगा। उसका मतलब ये है कि अगर इक्विटी परफॉर्म कर रही है, ऊपर जा रही है, तो गोल्ड परफॉर्म नहीं कर रहा। तो दैट डज नॉट मीन कि नेगेटिव कोरिलेशन है, बेसिकली अनकोरिलेट हो जाते हैं फिर वहां पे। तो अगर इक्विटी मार्केट में, मतलब अगर आपकी इक्विटी ऊपर जा रही है तो गोल्ड नहीं परफॉर्म कर रहा, अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो दैट इज अ सिंबल ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, दैट्स अ सिग्नल ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ऑल्सो, या वॉर्स या टर्बुलेंसेस। तो अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो मोस्ट लाइकली या मोर लाइकली देन नॉट इक्विटी यहां पर परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि इसका एक इंडिकेशन ये है कि सेंट्रल बैंक्स फेल हो रहे हैं या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सारे के सारे फैक्टर ऐसे जो हैं वो इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव होते हैं। तो अगर गोल्ड परफॉर्म करता है तो इक्विटी मार्केट ब्रॉडली बैक बर्नर पे जाके बैठ जाती है, और अगर इक्विटी परफॉर्म कर रही है तो गोल्ड बैक बर्नर में बैठा होता है। इनमें से ब्रॉडली कोई एक एसेट क्लास परफॉर्म करता है कभी ना कभी। तो पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, अगर इक्विटी परफॉर्म कर रही है तो गोल्ड नहीं परफॉर्म करता है मोस्टली, अगर गोल्ड परफॉर्म कर रहा है तो इक्विटी परफॉर्म नहीं करती है लॉन्ग टर्म में, बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया। अच्छा, यहां पर भी मैं एक और चीज थोड़ा सा डेप्थ में यहां पर चलते हैं। हम यहां पर इंडिया के गोल्ड के प्राइसेस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इंडिया के गोल्ड के प्राइसेस दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, एक इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस और एक यूएसडी आईएनआर के प्राइसेस। क्योंकि आईएनआर ब्रॉडली यूएसडी के अगेंस्ट डेप्रिशिएट होता रहता है, तो यूएसडी आईएनआर की वैल्यू बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की वैल्यू चल रही है फॉर एग्जांपल $3000, तो डॉलर को जब मैं पहले 80 से मल्टीप्लाई करता था, अभी 88 से कर रहा हूं, तो मेरे प्राइसेस इंडिया में ऑटोमेटिकली बढ़ गए यहां पर। तो
इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस फिर भी बढ़ते रहेंगे। हम यहाँ पर बात करें इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस की, वो परफॉर्म नहीं करते हैं। तो अगर ब्रॉडली दुनिया में इक्विटीज परफॉर्म कर रही है तो इंटरनेशनली गोल्ड के प्राइसेस ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते हैं, और अगर इंटरनेशनली इक्विटी क्रैश कर रही है तो गोल्ड के प्राइसेस मोस्टली इस टाइम पे परफॉर्म करते हैं, या वाइस वर्सा, जब गोल्ड परफॉर्म करता है तो इंटरनेशनली इक्विटी मार्केट्स परफॉर्म नहीं करती है। इंडिया में दोनों चीज़ें साथ में परफॉर्म कर सकती हैं क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट होता रहता है हमारा। जी, तो थैंक यू। जिस तरह से आपने बताया, तो हम ये मान के चलते हैं कि इनका इम्पैक्ट ज़रूर, लेकिन ये ट्रेड स्ट्रैटेजी के लिए कोई प्रूवन हाँ, या मतलब प्रमाणित कोई डे टू डे स्ट्रेटजी के लिए बिल्कुल नहीं बिल्कुल है। हाँ, नहीं डे है। टू डे स्ट्रेटजी जी के लिए बिल्कुल। तो जब एक रियल यूज़र मार्केट में आता है और समझना चाहता है, तो जैसे जो धन का प्लेटफॉर्म है, इस पे किस तरह की इंफॉर्मेशन देखने मिल जाएगी और किस तरह से हम एनालाइज कर पाएंगे कि किस तरह के गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स में या किस तरह के सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना है, नंबर वन। नंबर टू, जब मैं इसमें काम कर रहा हूँ तो क्या मेरी प्राइसिंग और टैक्सेस सेम होते हैं? देखिए, काफ़ी सारे यूज़र्स को तो पता है कि शायद सेम होता है, लेकिन ये भी एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है और शायद बहुत बड़ा भी क्वेश्चन है कि इनमें कोई टैक्सेस कम ज़्यादा होते हैं क्या? जब इक्विटीज़ में ऑप्शंस में ट्रेड की जाती है और कमोडिटीज़ में ऑप्शंस में ट्रेड की जाती है, तो क्या उनके ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलग होते हैं? नंबर वन। नंबर टू, इनमें किस तरह से हम धन के प्लेटफॉर्म पे आकर इन कॉन्ट्रैक्ट्स को देख सकते हैं? अगर आप थोड़ा हमें हेल्प करें, और कहाँ से हम न्यूज़ेस देख सकते हैं, कहाँ से हम चीज़ें देख सकते हैं, उस पर अगर थोड़ा आप हेल्प करें तो बढ़िया होगा। तो जी जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, हम इसको पूरा लाइव देख लेते हैं। जी बिल्कुल। तो इसी बहाने हम सिस्टम पे ये भी देख लेंगे कि चार्ट्स कैसे एक्सेस करते हैं और क्या क्या डेटा हमारे पास धन पे अवेलेबल है फंडामेंटल्स स्टडी करने के लिए, टेक्निकल्स के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, वो सब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। जी बिल्कुल। सबसे पहले चार्जेस की बात करी आपने, तो यहाँ पर मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिलायंस का फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा हूँ, तो ये रहा रिलायंस का फ्यूचर्स। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे रिलायंस का फ्यूचर्स बाय करना है, ये मैंने बाय के बटन पे क्लिक किया, इसके ऑर्डर एस्टिमेटर पे चलते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो ब्रोकरेज लग रही है वो 20 रुपीज़ की लग रही है। बाकी एक्सचेंज चार्जेस, STT और GST, ये सारी चीज़ें मैं लगा के, तो यहाँ पर STT नहीं लग रहा है इसके अंदर। और अगर मैं इसको यहाँ पर सेल कर देता हूँ तो यहाँ पर आपका STT लग रहा है, जो आपको एक मेजर चार्ज हो जाता है। ब्रोकरेज अभी भी 20 रुपीज़ लग रही है, और कुछ कुछ छोटे छोटे चार्जेस हैं। 1365.80 का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, और ब्रेक इवन पॉइंट है 1365.34, तो अप्रॉक्सीमेटली 50 पैसे के आसपास का इसका डिफरेंशियल आ रहा है थोड़ा बहुत। सो अभी अगर हम इसकी जगह अगर हम क्रूड ऑयल पे चलते हैं, तो क्रूड ऑयल का अगर हम सितंबर फ्यूचर या मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी अगर हमें यहाँ पर दिख रहा है, हम इसका एक फ्यूचर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट सेल किया, इसका भी ऑर्डर एस्टिमेटर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये मिनी लॉट है तो ब्रोकरेज 16.77 के आसपास दिख रही है, बड़े लॉट में ये भी 20 रुपीज़ के आसपास हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यहाँ पर STT दिख रहा है, जो कि CTT होता है बेसिकली, तो 5.59 रुपीज़ के आसपास का लग रहा है। अगर मैं इसका क्रूड का बड़ा लॉट यहाँ पर देख लेता हूँ, सो क्रूड ऑयल अगर मैं ये बाय करता हूँ और इसके ऑर्डर एस्टिमेटर पे चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगेन 20 रुपीज़ की ब्रोकरेज लग रही है, तो 5584 रुपीज़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, और 5594 के आसपास, 5-6 रुपये के आसपास का इसमें जो टोटल आपका ब्रेक इवन पॉइंट का आ रहा है। वो प्रोडक्ट हमारा 1300 रुपये के आसपास का था, इसलिए वहाँ पे 50-60-70 पैसे के आसपास आ रहे थे। ये प्रोडक्ट 5-6 हज़ार रुपये के आसपास का है, तो वहाँ पर उसी प्रपोर्शन में 3-4 रुपये के आसपास का आ रहा है। तो ब्रॉडली आपके जो चार्जेस हैं वो सेम है, सेम। ब्रोकरेज चार्जेस जो हैं वो बिल्कुल सेम है उसके अंदर। आई वुड से, मुझे पर्सनली, मैं कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करता था, मैंने फॉरेक्स में ट्रेड किया है, इक्विटी मार्केट में ट्रेड करता हूँ, मुझे ब्रॉडली कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। रादर फॉरगेट अबाउट द चार्जेस तो आपके प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी कर सकते हैं, हमारे धन प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल ही सेम है वहाँ पर। लेकिन आप यहाँ पर अगर चार्ट्स भी देखेंगे तो चार्ट्स भी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे यहाँ पर आपके सामने रिलायंस का चार्ट दिख रहा है, हमारे धन चार्ट्स पे यहीं पर आपको क्रूड ऑयल का चार्ट दिख जाएगा। आपको 2 एक्सचेंजेस दिखेंगे, यहाँ पर NSE भी दिख रहा है, यहाँ पर MCX भी दिख रहा है। आप इनमें से किसी एक पे क्लिक करेंगे और सिमिलर से चार्ट है, सेम वही हमारे इंडिकेटर्स है। वो बात हो रहा है कि दोनों को ट्रेड करने की टेक्निक्स अलग अलग हो सकती हैं। ये सारी ट्रेडिंग टेक्निक्स जो है वो हम कमोडिटी बाय धन पे डिस्कस करेंगे ही, वो डिटेल में जाकर हम सारी चीज़ें करेंगे वहाँ पर। लेकिन ब्रॉडली इक्विटीज मोस्टली ट्रेंडिंग होती है और कमोडिटी मार्केट्स मोस्टली ट्रेडिंग होती है।
कि मतलब ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं, ऊपर जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व है। तो एक ज्वेलर जो है वो अगर गोल्ड महंगा है तो वो उस समय परचेज नहीं करेगा, वो नीचे आने की वेट कर लेगा, तो यहाँ पर डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब अगर गोल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली सस्ता हो गया है तो ज्वेलर उसको एक्यूमुलेट कर लेगा, तो प्राइसेस इमीडिएटली शूट अप कर जाएंगे। ठीक उस तरीके से क्रूड ऑयल है, तो क्रूड का जो प्रोड्यूसर है अगर प्राइसेस ऊपर हो जाएंगे, ऊपर बढ़ जाएंगे, तो वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। अगर प्राइसेस नीचे चले जाएंगे तो कंज्यूमर उसको बाय कर लेगा, प्रोडक्शन कम कर देगा। तो क्योंकि यहाँ पर रियल पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हैं तो ये थोड़ी सी सिक्लिकल मार्केट है। और इक्विटी मार्केट जो वो ट्रेंडिंग होती है, आपका एक ही शेयर 400-500% एक साथ बढ़ सकता है, वो इतना वॉलेटाइल हो सकता है। कमोडिटी मार्केट में आप ये चीज़ें नहीं देखेंगे कि एक कमोडिटी 500% बढ़ गई। जहाँ तक मुझे याद है एक कमोडिटी, शायद आपको भी याद होगा, 2010 में एक कमोडिटी थी ग्वार गम जो 4-5-6 गुना के आसपास बढ़ गई थी। उसके बाद मुझे नहीं याद कोई ऐसी कमोडिटी हो, बीच में एक आधा केस कुछ और हुआ था जो, तो एक कोई ऐसी एग्रीकल्चर कमोडिटी हो सकती है जहाँ पर लिक्विडिटी कम है कि वो शार्पली शूट अप कर जाए। बट अदरवाइज जो मेजर कमोडिटीज़ की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर ऐसे वॉलेटाइल मूव्स नहीं आते हैं, तो रादर बहुत ही रिलेटिवली आसान तरीका है इनको ट्रेड करने का। रही बात आपके फंडामेंटल्स की, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है स्कैनेक्स पे देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स जो आई वुड से, वैसे तो कोई अगर इक्विटी मार्केट में भी ट्रेड करता है उसको भी ये चीज़ करनी चाहिए, बट कमोडिटी मार्केट इज मोर ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कमोडिटी मार्केट को अगर आपने समझना है तो अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ गए तो कमोडिटी मार्केट आपको पूरी समझ में आ गई। तो यहाँ पर स्कैनेक्स में हम न्यूज़ पे जाते हैं, यहाँ पर जो न्यूज़ फ्लैश दे रखी है, न्यूज़ फ्लैश के अंदर आपको सारी न्यूज़ देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो कमोडिटी मार्केट की हो, चाहे वो इक्विटी मार्केट की हो, ये ग्लोबल मार्केट्स की जो हमारी न्यूज़ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यूएस जॉब ग्रोथ स्लम्प लाइकली टू परसिस्ट, ये चीज़ें जो है वो कमोडिटी मार्केट के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट करती हैं। अगर हम फंडामेंटल की बात कर भी रहे हैं तो एक और चीज़ कर लेते हैं। अगर आपको क्रूड समझना है तो मिडल ईस्ट की तरफ देख लीजिए और या यूएस की तरफ देख लीजिए, क्योंकि यूएस सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का। अगर आपको बेस मेटल समझना है, कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, तो चाइना की तरफ नजर कर लीजिए। चाइना में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो मेटल्स की डिमांड बढ़ जाएगी, चाइना में कुछ खराब हो रहा है तो मेटल्स की डिमांड कम हो जाएगी। अगर मिडल ईस्ट में कोई वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो रही है तो क्रूड के प्राइसेस शूट अप कर जाएंगे, अगर सब स्टेबल चल रहा है तो क्रूड के प्राइसेस परफॉर्म नहीं करेंगे। इसमें रशिया और यूएस का थोड़ा सा फैक्टर और ऐड हो जाता है। और गोल्ड तो रादर और आसान है मैक्रो लेवल पे स्टडी करना। मैं मैक्रो लेवल की बात करूं, डेली बेसिस पे तो फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज काम आती हैं। तो अगर गोल्ड की अगर हम बात करें, दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो गोल्ड परफॉर्म नहीं करेगा, और अगर दुनिया में कुछ भी खराब होता है तो सबसे पहली चीज़ जो परफॉर्म कर रही होगी वो गोल्ड होगी। सो अगर ब्रॉडर लेवल पर देखा जाए तो बहुत ही आसान है चीज़ें, और बहुत ही सॉर्टेड है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि टोटल 9 ही चीज़ें हैं जो आपको ट्रैक करनी है। उसमें से भी 5 कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम हाथ में हाथ डाल के चल रहे होते हैं। गोल्ड सिल्वर ब्रॉडली हाथ में हाथ डाल के चल रहे होते हैं। क्रूड और एनजी वो थोड़ा सा फिर भी उतना क्लोज नहीं होते, बट स्टिल तो 3-4 प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ट्रेड करने हैं। अपनी स्क्रीन पे ये 4 प्रोडक्ट्स लगाइए एंड यू आर सॉर्टेड। तो मुझे तो अभी भी पता है कि मैं जिस दिन कमोडिटी मार्केट में बहुत एक्टिव रहता हूँ तो मैं ये जो हमारा धन का फीचर है जहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स हम एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको लगाया। एक जगह पे मैं क्रूड ऑयल लगा लूँगा, एक जगह पे मैं फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस लगा लूँगा, एक जगह पे मैं यहाँ पर गोल्ड लगा लूँगा, और एक जगह पे यहाँ पर मोस्टली सिल्वर अप्लाई कर लूँगा। और आप चारों जी। कमोडिटीज़ को एक साथ ट्रैक कर सकते हो और फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर। तो चीज़ें आसान है। तो जैसे धन के प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी फीचर्स है, एक कमोडिटी ट्रेडर अगर ट्रेड करना चाहे तो कौन सा ऐसा फीचर है जो अभी यूज़र्स हमें देख रहे हैं वो जिसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे? दूसरा, मेरा सवाल सही नहीं होगा ये पूछना, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा, आपकी कोई फेवरेट कमोडिटीज़ बुलियंस और एनर्जी में हाँ अगर आप कहना चाहें तो ज़रूर उसके बारे में भी बताएं, और वो क्यों फेवरेट है आपकी? हाँ, मेरी फेवरेट कमोडिटी जो है वो है सिल्वर। सिल्वर इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा गोल्ड से ज़्यादा वॉलेटाइल है और क्रूड से कम वॉलेटाइल है। कि मतलब मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ, तो क्रूड मेरे लिए हैंडल करना मुश्किल हो सकता है कभी कभी। लेकिन सिल्वर ऐसा प्रोडक्ट है कि सिल्वर जितना उसका वॉलेटाइल मूव्स है वो मैं मैनेज कर सकता हूँ आराम से। कि मतलब आप एक सिल्वर की अगर 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट है तो दिन में आपका अप्रॉक्सीमेटली ऊपर नीचे मिला के और ना एनी गिवन डे 1000-1200 के आसपास का मूव आ जाता है उसके अंदर से। और प्लस अगर कोई अच्छा दिन है, कोई वॉलेटाइल डे है, जैसे कि कोई नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा है यूएस का, या कोई और इंपॉर्टेंट डेटा है, तो ऐसे डेटा के टाइम पर इसमें 2-3 हज़ार के आसपास का भी मूव हो जाता है।
तो ये कहानी भी ऐसे शुरू हुई थी। आज से कई सालों पहले जब कमोडिटी मार्केट में मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया था, जब जॉब कर रहे थे तब तो ट्रेड करना अलाउड नहीं था, फिर उसके बाद जब ट्रेड करना थोड़ा स्टार्ट किया कमोडिटी मार्केट के अंदर, तो पहला थॉट मेरे माइंड में ये था कुछ ऐसा चीज़ से जो मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। आज भी मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कुछ ऐसा बताओ जिसमें रोज के 500 रुपये बन जाए। ओह, तो यहाँ से वो सोच स्टार्ट हुई क्या थी बात है। कि गोल्ड बहुत ही शांत प्रोडक्ट था, सिल्वर थोड़ा वॉलेटाइल था कि उसमें 500 रुपये बन सकते थे। जी। सिल्वर उस समय चलता था तकरीबन 30-40-50 हज़ार रुपये के आसपास का, तो 1-1.5% के आसपास का मूव हुआ तो 500-600 रुपये ऊपर नीचे हो जाता था, तो 500 रुपये बनने शुरू हो गए थे। तो यहाँ से वो थॉट स्टार्ट हुआ था। वो बात और है कि मैं उस थॉट प्रोसेस के फेवर में नहीं हूँ कि मुझे एक ट्रेडर को रोज पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। तो बट आपका जो क्वेश्चन था कि क्या प्रोडक्ट है और क्यों है, वो इस वजह से है कि उसने मेरी सोच को वहाँ पर वो किया कि मतलब रोज के 500 रुपये बनने चाहिए मेरे। सबसे मजे की बात जो अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं करी है वो ये है कि कमोडिटी की मार्केट सुबह 9 बजे शुरू होती है और रात को 11:30 बजे तक चलती है। आज हम बैठे हुए हैं सितंबर महीने के अंदर, और नवंबर महीने से मार्च तक जब विंटर्स आएंगी और यूएस में डे लाइट सेविंग टाइम शुरू हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारी मार्केट आधा घंटा और आगे शिफ्ट हो जाएगी। बिल्कुल। 15 घंटे की मार्केट इज़ अ वेरी वेरी गुड मार्केट। मतलब आप दिन में दो बार 500-500 रुपये बना सकते हैं। ये मेरा सोच था उस समय जी। की कि मतलब मैं दिन में दो बार 500-500 बना सकता हूँ। तो यहाँ से पूरी वो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी मेरी। मैं आज भी सिल्वर को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, तो मैं इसीलिए सिल्वर मार्केट में ट्रेड करता हूँ सबसे ज़्यादा। बट हाँ, सिल्वर के जैसा ही गोल्ड है। और फिर क्रूड ऑयल एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है अगर आपको वॉलिटिलिटी पसंद है। बट क्रूड ऑयल में आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप क्रूड ऑयल मिनी से स्टार्ट कीजिए। अगर आपने कभी भी कमोडिटी मार्केट ट्रेड नहीं किया है तो क्रूड मिनी इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट टू बिगिन विथ। कि अगर किसी ने नहीं किया और अगर कोई करता है कमोडिटी मार्केट में, आई एम वेरी वेरी श्योर वो क्रूड ऑयल का ऑलरेडी फैन होगा ही। तो मेरा सबसे बड़ा एक्सपोजर सिल्वर में रहता है, बट क्रूड, गोल्ड, कॉपर, निकल, इन सब के अंदर भी मेरा एक्सपोजर रहता है। तो इन चीज़ों की तरफ, और क्योंकि मैं अपने लाइफ के अर्ली फेज ऑफ करियर में मेटल्स और एनर्जी मार्केट का एनालिस्ट रहा हूँ, तो इसीलिए मेरा इंक्लिनेशन मेटल्स एनर्जी पे ज़्यादा है, एग्रीकल्चर पे अभी तक उतना नहीं बना है। जी, सुपर। और मैं भी मानता हूँ इस बात को कि एक शायद रिटेल ट्रेडर ने एग्री की तरफ आज देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शायद कुछ हद तक जिस तरह आपने बहुत सही बोला था कि रेगुलेटर नहीं चाहते हैं कि इक्विटी के छोटे लॉट्स आए, उसी तरह रेगुलेटर अब भी ये ज़रूर कॉशियस है इस बात के लिए इंडिया में कि कोई भी प्रकार का वोलेटिलिटी जो ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, रिटेल के लिए हानिकारक ना हो। इसलिए रिटेल को बहुत एग्री के लिए बढ़ावा अभी तक किसी को मैंने देते हुए देखा नहीं है। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक बहुत ही क्विक क्वेश्चन आपकी तरफ, मैं चाहूँगा कि अगर आप 2-3 सेकंड में उसका जवाब दें मुझे। फ्यूचर या ऑप्शंस इन कमोडिटीज़? ओके, तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। इफ़ यू आर अ बिगिनर देन फ्यूचर्स। ओके। अगर आपको थोड़ा सा टाइम हो गया तो ऑप्शंस। कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें मैं ऑप्शंस का सजेशन दूंगा आपको, बट फ्यूचर्स तो किसी में भी आप कर सकते हैं। मैंने अभी तक जितनी डिस्कशन करी है वो फ्यूचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करी है। फ्यूचर्स कोई भी कर सकता है। फ्यूचर्स कोई भी कर सकता है। तो सेफ, कम वोलेटिलिटी, ज़्यादा लिक्विडिटी, गोल्ड। बिल्कुल, आपने बिल्कुल थोड़ी देर पहले हमें कहा, आपने कहा गोल्ड में 5 वैरायटी, 1 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम और 1 किलो। तो क्या हम इसको 1 ग्राम के मल्टीपल लॉट्स खरीद के, या हमें नहीं पता कि किस तरह से ट्रेंड जाएगा और बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, तो इज इट अ राइट थिंग टू थिंक दैट आई स्टार्ट माई ट्रेड सिंस बिगिनिंग इन द मॉर्निंग एंड आई गो फॉर गोल्ड पिटल एक्यूमुलेशन? इफ आई हैव अ ट्रेंड, एज यू सेड, stocks are trending, commodities are trading. So should we think like that we should have multiple lot of gold pital instead of having one gold mini, or instead of having one gold big, and we should trade in that side? And how we should trade? Can you give us one example? हमारे जो लोग आज आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या आप एग्जाम्पल दोगे? एक गोल्ड पिटल का एक मल्टीपल लॉट्स कैसे ले सकते, किस तरह से ट्रेड को बना सकते, उन 8 दिनों के लिए, उन 5 दिनों के लिए, उन 10 दिनों के लिए, जो भी एक जोन होता होगा, नंबर 1। नंबर 2, क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक दिन है जब गोल्ड को ट्रेड करना चाहिए? जैसे आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग होता है लोगों का, एक्सपायरी डे पे ट्रेड कर दिया, कभी कर दिया। तो जब फ्यूचर्स में होता है तो क्या ये इंपॉर्टेंट एक्सपायरी डे? नंबर 1 ऑब्वियसली शायद ना हो, लेकिन आपका व्यू क्या है? और गोल्ड कौन से दिनों पे ट्रेड होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए? काफ़ी सारे सवाल। ठीक है। सो आपने जो तरीका बताया गोल्ड पेटल वाला, वो बहुत ही अच्छा तरीका है,
किसी भी बिगनर को इसी तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। रादर मैं आज भी अगर मुझे एक बड़े गोल्ड में ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल आई वुड प्रेफर टेकिंग 10 गोल्ड मिनी कंपेयर टू वन बड़े वाला गोल्ड 1 किलो वाला। बिल्कुल। तो मैं 100 ग्राम वाले 10 गोल्ड लेना प्रेफर करूंगा। उसका बेनिफिट क्या होता है, अभी यहाँ से गोल्ड 100 रुपये ऊपर गया, मैंने एक गोल्ड मिनी निकाल दिया, मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली, एक और ऊपर चला गया, मैंने एक और निकाल दिया, थोड़ा सा और ऊपर चला गया, मैंने और निकाल दिया, जब मेरा टारगेट हिट हो गया मैंने सारा गोल्ड निकाल दिया उसके। बिल्कुल। तो इस तरीके से स्टैगर्ड वे में, और अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रही है तो मैं स्टैगर्ड वे में एग्जिट कर सकता हूँ। देखो स्टॉक मार्केट की या पूरी फाइनेंशियल मार्केट की प्रॉब्लम ये है, यू विल नेवर बी 100% श्योर एंड यू विल नेवर बी 100% अनश्योर। आप ये भी नहीं बोल सकते गारंटी ये स्टॉक ऊपर जाएगा या गारंटी ये गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा, आप ये भी नहीं बोल सकते गारंटी ये ऊपर नहीं जाएगा। प्रॉब्लम ये हम कहीं ना कहीं बीच में है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत काम आते हैं, छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत काम आते हैं कि जब प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और आपका कन्विक्शन बिल्डअप होता जा रहा है, आप और ऐड करते जाओ। अगर आपने पहले ही लेवल पे बड़े वाला गोल्ड ले लिया था तो थोड़ा ऊपर जाने पर आप बड़े गोल्ड लेने की कैपेसिटी नहीं रखते फिर आप, तो बेटर है कि आप छोटे वालों से ऐड करो। तो 10 मिनी आई वुड से इज बेटर देन 1 बड़ा गोल्ड। एटलीस्ट मेरा व्यू तो ये है, मैं इस तरीके से जाता हूँ। आपका दूसरा क्वेश्चन, कब गोल्ड में ट्रेड करना चाहिए, कब कौन से प्रोडक्ट में ट्रेड करना चाहिए, बड़ा सिंपल सा रूल है और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो चाहे तो इस चीज़ को लिख लीजिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट दिन है जो आपको महीने में ये काम आएंगे। पहला, एवरी वेंसडे क्रूड ऑयल। मैं यहाँ पर कोई रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपको ये करना ही करना है, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट दिन बता रहा हूँ कि मैं किस दिन क्या ट्रैक करता हूँ। जी बिल्कुल। एवरी वेंसडे क्रूड ऑयल ट्रैक करना ही करना है क्योंकि रात को 8 बजे उसकी इन्वेंट्री आती है। एवरी थर्सडे नेचुरल गैस की इन्वेंट्री आती है। इस समय ये सबसे बड़ी धमा चौकड़ी मचाता है, यहाँ पर ट्रेडर को सबसे अच्छा मूव देखने को मिलता है। अब आता है गोल्ड सिल्वर। गोल्ड दिन, महीने में बहुत सारे दिन होते हैं जो गोल्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन 2 दिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं, पहला, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ को यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आता है जी। शाम को 6 बजे, और इस पर हम अपना डेटा पब्लिश भी करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। स्कैनएक्स पे आपको डेटा मिल भी जाएगा और उससे पहले हम आपके लिए सेशंस भी करते हैं जहाँ पर आपको ये बताते हैं कि आप किस तरीके से उसको ट्रैक कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरा, सिल्वर का भी सेम डेटा हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, हर 1.5 महीने में यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग होती है जिसमें यूएस फेडरल रिजर्व एफओएमसी की जो मीटिंग होती है वो आपको ये बताता है, और आप सिंपल गूगल सर्च करेंगे आपको एफओएमसी मीटिंग का कैलेंडर मिल जाएगा। हर 45 दिन में होती है। हर 45 दिन के बाद उन 2 दिन के लिए जब वो मीटिंग चल रही होती है, सबको ये तो पता है कि इसके बाद गोल्ड बड़ा वॉलेटाइल हो जाता है जी। लेकिन लेट मी गिव यू वन मोर इनसाइट, इससे पहले गोल्ड बहुत शांत हो जाता है। तो जब आपका रात को 11:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, या विंटर्स में रात को 12:30 बजे, जब हमारी ये पॉलिसी मीट का डिसीजन आता है यूएस वाली का, उससे पहले 2 दिन गोल्ड शांत रहता है। अपार्ट फ्रॉम, ज़्यादा 3 दिन भी रह सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्सपायरी के आसपास ये 2 पीरियड्स ऐसे हैं जब आपको गोल्ड में ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बन सकता है, ओके। प्रोवाइडेड आप ऑप्शन समझते हो, और मैं दिखा भी दूंगा कैसे करते हैं हम उस चीज़ को। लेकिन फेडरल रिजर्व का डिसीजन आने से जस्ट पहले ऑप्शन सेलिंग से एग्जिट कर जाना ही बेहतर रहता है। एटलीस्ट मैं अपने लिए ऐसा करता हूं। और जब डिसीजन आने वाला होता है तो ऑप्शन बाय करना एक अच्छा डिसीजन होता है क्योंकि यहां पर वॉलेटाइल मूव बहुत स्ट्रांग आने वाला है गोल्ड के अंदर। किसी और दुनिया में किसी प्रोडक्ट पे आए ना आए, गोल्ड पे जरूर आएगा। ओके। रादर आप इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस को अगर ट्रैक करेंगे रात को 11:30 बजे जब एफओएमसी का डिसीजन आता है, उस समय गोल्ड 1 मिनट चार्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, गोल्ड भी सिल्वर भी। तो अगर आप ऑप्शन के बायर हैं तो ये वॉलेटाइल मूव आने से जस्ट पहले ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन के सेलर हैं तो पिछले 3, 4, 5 दिन के लिए आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, और एक्सपायरी के टाइम पर भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं एक बार डिटेल में समझा देता हूँ इस चीज़ को। जी। जैसे मैं यहाँ पर यहीं से ही अपने ऑप्शन ट्रेडर पे चलता हूँ, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर स्ट्रेटजी बिल्डर पे जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सर्च बार में गया, यहाँ पर मैंने गोल्ड मिनी टाइप किया और यहाँ पर मैंने इसकी एक स्ट्रेटजी अप्लाई कर दी है विच इज़ अ आयरन कॉन्डोर। तो यहाँ से मैं गया, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर किया। ये जो आपके स्ट्राइक प्राइसेस हैं, मैं जनरली 1000 के स्ट्राइक प्राइसेस में काम करता हूँ क्योंकि लिक्विडिटी का कभी प्रॉब्लम नहीं आता उसके अंदर। देखो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है अगर एक ट्रेडर सही तरीके से चीज़ों को स्टडी कर ले तो। जी। सो मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपको हाँ, बीच please, में? मैंने आपको कई बार ये जो स्ट्रैटेजी का नाम अभी आपने बोला इस बारे में बात करते हुए सुना है, और आपकी कई सारी वीडियोस में मैंने इस वाले इंडिकेटर का, इस वाले चार्ट का, इस वाले पैटर्न का, इस वाले तरीके का, जो भी यूज़र जिस भी तरीके से इसको समझना चाहे इस बारे में चर्चा करते हुए देखा। अगर आप कुछ थोड़ा सा अपना गाइडेंस इस बारे में भी दे कि आप इसके बारे में क्यों बात करते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। थैंक यू। देखो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एक ये स्ट्रेटजी अप्लाई करता हूँ विच इज़ अ बियर कॉल स्प्रेड, तो इसका मतलब बियरिश हो जाता हूँ। जी।
दूसरा, अगर मैं इसका दूसरा पार्ट लगाता हूँ तो मैं यहाँ पर बुलिश हो जाता हूँ। बिल्कुल लेकिन मैंने यहाँ पर बोला कि मैं, अगर मेरा कोई ओपिनियन है ही नहीं मार्केट के अंदर, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि हम एक व्यू फॉर्म करके मार्केट में पैसा बना सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शंस एक ऐसा प्रोडक्ट है, और दुनिया में ऑप्शंस ही ऐसा प्रोडक्ट है सिर्फ, जहाँ पर अगर आप बुलिश हो तो भी पैसा बना सकते हो, बियरिश हो तो भी पैसा बना सकते हो। आपको पता भी नहीं है कि आप बुलिश हो या बियरिश हो तो भी पैसा बना सकते हो। क्या मतलब अगर आपको लगता है कि मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है, सिर्फ इतनी सी बात पता है, तो भी पैसा बनता है। मैं इन सारी स्ट्रेटजीज को यहां से उल्टा कर देता हूं। ओके तो यहां देखिए, अब अगर सिर्फ बड़ा मूव आने की एक्सपेक्टेशन है, अगर मुझे लगता है कि मार्केट शार्पली चली जाएगी किसी एक डायरेक्शन के अंदर, तो यहां पर मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट शार्पली नीचे गिर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। मुझे लॉस होगा लिमिटेड जब ये मार्केट यहां पर फ्लैट रह जाएगी। और यहीं पर अगर मैं इसका उल्टा करूं, तो मेरा ओपिनियन जो आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट हुआ था वो ये था कि मुझे नहीं पता है कि फेडरल रिजर्व क्या करने वाला है, बिल्कुल और एक्सपायरी के टाइम पर, क्योंकि कॉल और पुट दोनों की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है, तो मैं इन दोनों को ही बेच देता हूं। लेकिन दोनों ऑप्शन को बेचने का रिस्क ये है कि एक ऑप्शन की सेलिंग में लॉसेज आर अनलिमिटेड। तो यहां पर इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट ये है कि अगर आप ये ऑप्शन बाय नहीं करते तो यहां पर अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। जी लेकिन अगर मैं यहां पर ऑप्शन बाय कर लेता हूं, अगर मैं ऑप्शन बाय नहीं करता तो वो कहलाता है शॉर्ट स्ट्रैंगल। लेकिन अगर मैं ये ऑप्शंस बाय कर लेता हूं तो यहां पर मेरा लिमिटेड लॉस रह जाता है। जैसे आप नोटिस कीजिए, मेरा मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये के आसपास का हो सकता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 6 हज़ार के आसपास का हो सकता है। और ये मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 2% नीचे गिरे या अप्रॉक्सीमेटली 2% ऊपर जाए, मेरे को इन दोनों केसेस के अंदर प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए, गोल्ड में मुझे 4% की एक डायरेक्शन में 4% का एक बैंड मिल गया। गोल्ड में एक दिन में या 2-3 दिन में 4% का मूव आना इज अ रिलेटिवली वेरी डिफिकल्ट टास्क। मतलब देयर इज 1% चांस, रादर देयर इज 1% चांस ऑफ अ मूव मोर देन 4% इन निफ्टी, तो निफ्टी का मार्जिन 12% के आसपास का है। तो इससे भी कम मार्जिन गोल्ड का है। इसका मतलब देयर इज लेस परसेंटेज और लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4% मूव इन गोल्ड इन वन डे, इसलिए इसका मार्जिन उससे भी कम है। मतलब आप ये मान के चलो कि सिर्फ 0.7-0.8% चांस है, आने होने को कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल लेकिन सिर्फ 0.7-0.8% चांस है गोल्ड का एक दिन में 4% मूव होने का, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग। इसीलिए ये स्ट्रेटजी मुझे अप्रोक्सीमेटली 4% का जो बैंड प्रोवाइड करती है, मुझे विड्थ प्रोवाइड करती है, आई कैन स्लीप पीसफुली। यहीं पर अगर मैं बुलिश हूं तो मैं इनमें से कोई एक स्ट्रेटजी अप्लाई कर लूंगा। जैसे ये बियरिश हूं तो ये स्ट्रेटजी है, इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 87,000 के आसपास, निफ्टी का मार्जिन रिक्वायरमेंट अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो मतलब अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं और निफ्टी का मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 50-60,000 रुपीज किसी ऑप्शन की स्ट्रेटजी के लिए, तो सिमिलर प्रोडक्ट आपको गोल्ड में नहीं मिल जाता है यहां पर। अगर आप निफ्टी का फ्यूचर परचेज कर रहे हैं तो सिमिलर मार्जिन में आपको यहां पर गोल्ड मिनी मिल जाता है। ओके अगर आपको फ्यूचर्स में ही करना है तो फिर इससे सस्ते प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, कम मार्जिन वाले, आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। बट ब्रॉडली टू गिव द कॉन्टेक्स्ट कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड ऑलरेडी कर रहे हैं तो यहाँ पर गोल्ड मिनी में आपको सिमिलर मार्जिन के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपोजर, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटजी देखने को मिल जाती है, और मूव रिलेटिवली कम है, थीटा डीके का बेनिफिट अच्छा मिल जाता है। इसलिए मैं ये वाली स्ट्रेटजी यहाँ पर फॉलो करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने थोड़ी देर पहले मुझे एक सवाल का जवाब दिया था कि फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं इक्विटीज़ में या कमोडिटीज़ में, आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ब्रोकरेज ऑलमोस्ट सेम है। तो क्या ऑप्शंस में ये डिफरेंट है या ये यहाँ पर भी सेम है? क्या हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आपसे? इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर निफ्टी की वैल्यू चल रही है 24,734। जी तो निफ्टी 25,000 की कॉल ऑप्शन मंथ एंड की देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर इसको बाय करना है, ऑर्डर एस्टिमेटर में गया तो ब्रोकरेज 20 रुपीज़ के आसपास की है, और ब्रॉडली ये सारे चार्जेस आपके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल अगर मुझे ये ऑप्शन सेल करना है तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए आपका थोड़ा एसटीटी बढ़ जाता है, बट ब्रॉडली वही सारे चार्जेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर गोल्ड मिनी की वैल्यू देखते हैं। गोल्ड मिनी चल रहा है 1,05,000 के आसपास का। तो यहाँ पर गोल्ड मिनी 1,05,000 की 23 सितंबर की अगर मैं कॉल बाय करता हूँ
तो अगेन 20 रुपीज़ की ब्रोकरेज है। बाकी चार्जेस रिलेटिवली आपको थोड़े से कम दिख रहे हैं यहाँ पर। अब बराबर दिख जाएंगे, थोड़े से कम दिख जाएंगे, डिपेंड करता है कि कॉल की वैल्यू कितनी है। और यहीं पर अगर मैं इस ऑप्शन को सेल भी कर देता हूँ तो भी आपको तो कोई डिफरेंस नहीं है आपका। मुझे तो रादर जो मैंने पहले स्टेटमेंट बोली थी मैं उसी को होल्ड करना चाहूँगा कि आप इक्विटी में ट्रेड करो या कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करो, चार्जेस वाइज या फिर चार्ट्स वाइज कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी वाइज सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है। जैसे आप निफ्टी में या इक्विटी मार्केट्स के अंदर ट्रेंड कैच करने की कोशिश करते हैं, आप यहाँ पर रिवर्सल कैच करने की कोशिश करते हैं। तो क्या मैं आपको ये कहना सही होगा कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी 9 बजे शुरू होती है और रात 11:30 बजे तक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी, अगर मैं एक FNO का ट्रेडर हूँ तो सुबह मैं निफ्टी भी ट्रेड कर सकता हूँ और गोल्ड भी कर सकता हूँ, और फिर शाम में जो मुझे जो ट्रेड सही लगे जैसे अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फिर मैं वो ट्रेड ले सकता हूँ। क्या ऐसा सोचना सही है मेरे लिए? बिल्कुल इज इट सेफ? इज इट सेफ फॉर मी टू थिंक that I have a life as a trader after 3:30 also? रादर इन द कमोडिटी मार्केट यू हैव अ बेटर लाइफ आफ्टर 3:30 PM, Okay. क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे के आसपास इसके मेजर डेटा रिलीजेज आते हैं। अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड नहीं करते तो आप सुबह से कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। उसका एक बेनिफिट ये होता है कि सुबह के टाइम पर मूवमेंट जो है बहुत ही स्मूथ होती है कमोडिटी मार्केट की। रीज़न है कि US बंद होता है, UK बंद होता है, यूरोप बंद होता है, तो मूवमेंट बहुत स्मूथ होती है। फैक्टर्स ड्राइव करने वाले बहुत ही कम होते हैं, तो सिंगल डायरेक्शन मूव मिल जाता है आपको। चाइना ओपन होता है तो बेस मेटल्स का मूव अच्छा मिल जाता है, और बाकी सब में शांत मार्केट मिल जाती है, तो आपको ट्रेड करने में आसानी हो जाती है। अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो शाम को सबसे बड़ा मूव आता है कमोडिटी मार्केट के अंदर, तो 3:30-4 बजे के बाद आप कमोडिटी मार्केट स्टार्ट कीजिए रात को 11:30 बजे तक। रादर कमोडिटी मार्केट में पोजीशन कैरी करना इज रिलेटिवली सेफर स्टैटिस्टिकली कंपेयर टू इक्विटी मार्केट, क्योंकि इक्विटी मार्केट 6 घंटे खुली है, 18 घंटे बंद है। कमोडिटी मार्केट तकरीबन 15 घंटे खुली है और सिर्फ 9 घंटे बंद है, और इस 9 घंटे जो वो बंद है उस समय पूरी दुनिया सो ही रही है। तो कुछ अनप्रेसिडेंटेड हो गया तो एक अलग बात है, बट अगेन आई वुड से हाँ, आप सुबह इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, उसके बाद दोपहर को 3-3:30 बजे के बाद कमोडिटी मार्केट में आ सकते हैं। और ये कमोडिटी मार्केट आपको कल की इक्विटी मार्केट की मूवमेंट भी प्रोवाइड कर देगी, एज इन आपको हिंट प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि अगर आज क्रूड के प्राइसेस शार्पली ऊपर चले गए हैं तो कल इसका इंपैक्ट उन सारी कंपनीज पे आने वाला है जो क्रूड ऑयल की प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर्स है, जी तब वो कल के लिए इनपुट्स मिल जाते हैं उसमें। जी। तो इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज़ में एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि सुबह इक्विटी करके शाम में आप कमोडिटीज़ की तरफ जा सकते हैं, तो जब इस तरह के ट्रेड्स बनाए जाते हैं, इस तरह के ट्रेड्स को देखा जाता है, तो क्या एक कॉमन चीज़ है जो ट्रेडर को सुबह और शाम वाले मार्केट में काम आती है? वन दैट कॉमन थिंग विच वन, you know, if I have that one skill then I can trade everywhere. As you said, चार्ट्स है, दोनों जगह सेम है, एज यू सेड डेटाज है। इसके साथ आपने एक छोटी सी एक और बात कही थी कि चाइना जब खुल जाता है तो कब खुलता है चाइना, फिर आपने कहा था कि US जब खुल जाता है तो वो कब खुलता है, और कौन से ऐसे मार्केट्स है कमोडिटी के, इंटरनेशनल मार्केट्स, वो किस टाइम पर खुलते हैं और उन्हें हम कैसे देख सकते हैं। जैसे आपने जो डिटेल्स हमें दी है, अगर ये डिटेल्स भी अभी व्यूअर्स को लिए मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले दुनिया शुरू होती है न्यूजीलैंड से अप्रॉक्सीमेटली। जब इंडिया का रात को 3:30 बज रहा होता है तो 3:30-4 बजे के बाद आसपास न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया खुलते हैं। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जी हमारे लिए दुनिया जो खुलती है वो खुलती है तो सुबह 7-7:30 बजे के आसपास, बिल्कुल जब चाइना खुलता है, सिंगापुर खुलता है। ये हमारी इक्विटी और कमोडिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। फिर 9 बजे के आसपास हम खुल जाते हैं, हमारी कमोडिटी और इक्विटी दोनों मार्केट्स खुल जाती हैं। फिर अप्रॉक्सीमेटली 12-12:30 बजे के आसपास यूके और यूरोप खुलना शुरू हो जाता है। 1:30 बजे तक अलग अलग मार्केट्स उनकी खुलती रहती है। इस समय तक चाइना आपका बंद हो जाता है और एशिया पूरा बंद हो जाता है। 3-3:30-4 बजे के आसपास तक हम बंद हो जाते हैं इक्विटी मार्केट्स में। तो यूके खुला हुआ है, यूरोप खुला हुआ है और इंडिया खुला हुआ है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरा खुला हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद 4 बजे के आसपास हम बंद हो गए। उसके बाद आपका यूके और यूरोप खुला हुआ है। शाम को 7-7:30 बजे के आसपास अलग अलग मार्केट्स खुलने का टाइम होता है। अमेरिकास खुल जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, प्राइमरीली जिसमें यूएस की मार्केट सबसे बड़ी है। जी अप्रॉक्सीमेटली रात को 2 बजे के आसपास तक, 1 से 2 बजे के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ कंट्री, 1 से 2 बजे के आसपास आपका यूएस, अमेरिकास पूरा बंद हो जाता है। ओके। फिर 3:30 पे दोबारा से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया खुल जाता है। तो आपके लिए जो सबसे बड़ी मार्केट्स हैं वो है, अगर आप कमोडिटी मार्केट ट्रैक कर रहे हो, सुबह के टाइम पर चाइना, दोपहर के टाइम पे यूके और रात के टाइम पे यूएस। ये 3 डेटा रिलीजेस आपके जो हैं, जो आपको यहाँ पर स्कैनेक्स पे देखने को मिल जाएंगे,
तो न्यूज़ फ्लैश के अंदर आपको इनके ये सारे डेटा पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। ये डेटा पॉइंट्स देखकर आप अपना कमोडिटी मार्केट में और इक्विटी मार्केट दोनों में ट्रेड कर सकते हो। काफ़ी सारी एक्सचेंजेस के नाम आपने बोले, कौन से ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिनको देखना चाहिए? जैसे आपने 3 एक्सचेंजेस बोले, यहाँ पे तो काफ़ी एक्सचेंज होंगे, तो किस एक्सचेंज पे देखना है और किस प्राइस को देखना है? और इसके साथ ही एक छोटा सा सवाल, मैं जब आप मुझसे काफ़ी सारी नॉलेज शेयर कर रहे थे अपनी यूज़र्स के लिए और मेरे लिए भी काफ़ी एक्साइटिंग है ये सब चीज़ों को फिर से ब्रशअप करना, सुनना आपकी तरफ से। आप कह रहे थे गोल्ड इंडिया में महंगा और सस्ता होने का रीज़न एक वो भी होता है क्योंकि आप कैसे रुपी कैलकुलेट 80 रुपये में कर रहे थे, अब 88 रुपये में कर रहे हो, तो वो उसका क्या फॉर्मूला होता है ना? अब आपने बड़ी आसानी से कह दिया शायद, लेकिन जो प्रो नहीं है ट्रेड्स में आज कमोडिटी के लिए, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। ठीक है। सो आपका जो क्वेश्चन है इंटरनेशनल मार्केट के एक्सचेंजेस को लेकर, देखिए अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो पहली बात तो समझने वाली ये है कि ब्रॉडली यूएस एक बड़ी मार्केट है कमोडिटी मार्केट्स के लिए। तो प्रेशियस मेटल्स का सबसे बड़ा एक्सचेंज है कॉमेक्स। इंडियन मार्केट में सिर्फ कॉमेक्स के प्राइसेस का इंडियन वर्जन है। तो अगर कॉमेक्स में प्राइसेस चल रहे हैं लेट अस से $3000, तो डॉलर का प्राइस चल रहा है 88 रुपीज़, तो दैट इज $3000 पर आउंस एंड दैट डज नॉट इंक्लूड इंपोर्ट ड्यूटी। सो $3000 टू रुपीज़, तो $3000 मल्टीप्लाई बाय 88। ओके, ये रुपीज़ में आ गया हमारे पास, पर ये आउंस में आया है, इसको ग्राम में नहीं आया अभी तक। डिवाइड कर देंगे हम आउंसेस टू ग्राम्स में, 31.1035 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा रुपीज़ पर ग्राम्स में। ये रुपीज़ पर ग्राम्स है, रुपीज़ पर 10 ग्राम्स नहीं है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपीज़ पर 10 ग्राम हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि $3000 मल्टीप्लाई बाय 80 रुपये मान लेते हैं अभी के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 31.1035। ओके, तो मोटा मोटा 30 से डिवाइड कर देते हैं इसको। सो ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली, तो ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली 8,000 रुपये। ओके, तो ये हो गया 8,000 रुपये पर ग्राम की वैल्यू। ओके, इसमें अभी इंपोर्ट ड्यूटी ऐड नहीं हुई है, बाकी टैक्सेस ऐड नहीं हुए, जीएसटी ऐड नहीं हुआ है। तो ऐसे करके ब्रॉडली आपकी वैल्यू मान लेते हैं 10,000 रुपीज़ पर ग्राम की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट के गोल्ड को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है वो है कॉमेक्स, कमोडिटी एक्सचेंज। फिर आपका जो क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, क्रूड और नेचुरल गैस का, वो है नाइमेक्स, वो भी यूएस का ही है, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज। इंडियन रुपीज़ में जो क्रूड ऑयल ट्रेड हो रहा है वो नाइमेक्स वाले क्रूड ऑयल का इंडियन वर्जन ही है सिर्फ। तो वहाँ पर डॉलर्स पर बैरल है, यहाँ पर रुपीज़ पर बैरल्स है। गोल्ड और सिल्वर वहाँ पर डॉलर्स पर आउंस है, यहाँ पर रुपीज़ पर 10 ग्राम्स और रुपीज़ पर किलोग्राम है। अब बेस मेटल्स के लिए सबसे बड़े जो एक्सचेंजेस हैं वो दो हैं। एक है चाइना का एक्सचेंज विच इज़ शांघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज, और एक है LME, लंडन मेटल एक्सचेंज। इसमें से सबसे ट्रांसपेरेंट आई वुड से जो हमें प्राइसेस मिलते हैं और सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल प्राइसेस हैं हमारे सामने, वो है LME के प्राइसेस। तो LME लंडन मेटल एक्सचेंज पे जो कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम के प्राइसेस चल रहे हैं उसको हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो इन पांचों कमोडिटीज के प्राइसेस आ जाते हैं। एग्रीकल्चर में इंडिया प्राइसेस डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल ग्वार गम का इंडिया एक बड़ा प्रोड्यूसर है, ऐसे ही वीट, मेज, चना, सोयाबीन, जीरा, इनमें से कुछ कुछ कमोडिटीज़ का इंडिया बड़ा प्रोड्यूसर है। तो वहाँ पर रुपीज़ में प्राइसेस होते हैं, बाकी सब में इंटरनेशनल मार्केट से रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो मैंने आपको बताई है कि कॉमेक्स के थ्रू, नाइमेक्स के थ्रू या LME के थ्रू कैसे आप इसके, LME में आपके प्राइसेस पाउंड्स पर टन में या पाउंड्स पर किसी और यूनिट के अंदर दे रखे होते हैं, तो पाउंड्स को अगेन रुपीज़ में कर देंगे और टन को किलोग्राम में कर देंगे, तो यहाँ वाले प्राइसेस आ जाएंगे हमारे सामने जी। तो इस तरीके से आपके इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी मार्केट के 3 बड़े एक्सचेंज हो गए। एक हो गया कॉमेक्स, दूसरा हो गया नाइमेक्स और तीसरा हो गया आपका LME। इन्हीं में से किसी और एक्सचेंजेस पे कुछ कुछ और बड़े प्रोडक्ट्स ट्रेड होते हैं, जैसे कि डॉलर इंडेक्स होता है, एक बड़ा प्रोडक्ट है कमोडिटी मार्केट के लिए, लेकिन वो हम फिर कभी कमोडिटी बाय धन वाले चैनल पे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा उस चीज़। जी बिल्कुल। तो आज की जो आपकी डिटेल्स रही काफ़ी शानदार रही, और जिस तरह से आप हमें बता रहे कमोडिटीज़ को यूज़र्स के लिए, जिस तरह से हम चैनल पर ला रहे, आई एम श्योर इस सेशन को देखने के बाद देयर विल बी लॉट ऑफ एक्साइटमेंट टू नो मेनी थिंग्स, दैट हाउ the one has to look forward for trading into the commodities, because as you said, there is a future, there is option, there are data days, there are inventories, there are strategies, lot of things you've said. So we are really excited and we would like to learn more things about it. I'm really thankful to you for coming over a show and explaining so simply, so beautifully to everyone. Thank you so much.
थैंक यू सो मच एंड आई इक्वली एंजॉयड एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। और जितनी भी हमारी स्ट्रैटेजीज है, क्योंकि आज हमने बहुत लंबी डिस्कशन करी और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके कवर किया है, बट आई एम वेरी श्योर दैट आर व्यूअर्स विल एंजॉय द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो हम डिस्कस करेंगे कमोडिटी बाय धन पे। तो आई एम जस्ट होपिंग कि सभी लोग कमोडिटी बाय धन को ज्वाइन करें और वहाँ से उनको कमोडिटी मार्केट के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देखने को मिले। बिल्कुल। सो जैसे हिमांशु जी ने बताया है, कमोडिटीज बाय धन इज द न्यू थिंग विच वी आर कमिंग विद, एंड आई थिंक एवरीवन टू लिसन टू हिम एंड टू गेट लॉट ऑफ नॉलेज ऑन कमोडिटीज must subscribe to the channel. So thank you so much everyone, and thank you so much Himanshu. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.